आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी, पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश पूर्व के राज्य प्रभारी, आप हमें जो आपका पूरा घुमंतु जीवन है, जो कि आप यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, और आपके क्या अनुभव रहे हैं इस योगाहार की 3 साल की यात्रा में, वह सब बताएंगे। मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी चर्चा प्रारंभ करें। जियो। जी जी, 3 साल की नहीं, अभी जो मध्य प्रदेश का जो इन्होंने दौरा किया है, इन पर वो आज मार्गदर्शन दे रहे हैं। सदन को प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। योगाहार में आज की हमारी बहन चित्रा जी ने जो योग कराया, उनके पुरुषार्थ को नमन। और आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन जी ने उनको आमंत्रित किया, उनसे संवाद किया और उनको इस योगाहार कार्यक्रम के मंच पर लाई, उनको भी प्रणाम। जो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय भाई बहन हैं, सबके पुरुषार्थ को नमन और प्रणाम करते हैं। यह योगाहार कार्यक्रम में, जैसा आदरणीय बहन जी ने और आदरणीय मेहरा जी ने बताया कि प्रवास करते रहते हैं, उसका अनुभव बताया जाए। निश्चित चर्चा उसकी करेंगे। सबसे पहले मैं योगाहार कार्यक्रम ये 3 साल, चौथी साल में चल रहा है। ये कार्यक्रम कैसे चला और अभी तक जो चल रहा है उसका कारण क्या है, उसकी वजह भी मैं प्रदर्शित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये अनोखा कार्यक्रम एक भारत में एकमात्र कार्यक्रम है जो स्वैच्छिक रूप से लगभग लगातार 3 से 3.5 घंटे चलता है, जिसमें हम सब भाई बहनों का कोई छोटा बड़ा, कोई विशिष्ट और सामान्य का कहीं कोई विचार नहीं होता है। इसका कोई संचालक भी विशेष नहीं होता है। हम सब भाई बहन इसके संचालक हैं, इसके सहयोगी हैं, इसके सहभागी बनते हैं। ये कार्यक्रम लगातार बिना किसी रुके 3 साल पूरे कर चुका है। इसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, परम सिद्ध आचार्य जी, पतंजलि पीठ से विभिन्न विभूतियों का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये आप सबका पुरुषार्थ है। ये छोटी सी एक सोच किसी व्यक्ति की सामान्य की, जब एक छोटा सा प्रस्ताव होता है, राष्ट्र हित में होता है, समाज हित में होता है, तो उसको प्राथमिकता देने का ये परिणाम है। आपने कहा है कि प्रवास करते रहते हैं, उसके बारे में बताया जाए तो निश्चित हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सब जो योग करते थे, अपने अपने घर में करते थे, कोई क्लास करता था, कोई नहीं भी करता था, परंतु हम इस योगाहार के पहले अपनी क्लास नहीं करते थे, सिर्फ हम योग करते थे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के साथ, या उनको देख करके आस्था टीवी चैनल पर, इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर देख के हम उनके साथ योग कर रहे थे कोरोना काल में। और जब योगाहार कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमें वो आई कि मैं योग क्लास में लेने लगा। ऐसे कई हमारे भाई बहन हैं जो योग क्लास से एक शिक्षक बन गए। दूसरा, जब योगाहार कार्यक्रम में चीफ गेस्ट और योग शिक्षकों के मार्गदर्शन प्राप्त हुए, सुझाव प्राप्त हुए कि हमें आदर्श ग्राम बनाना है, आदर्श जिला बनाना है, आदर्श प्रदेश बनाना है और आदर्श देश बनाना है, इसमें हमारी क्या सहभागिता रहेगी, क्या सहयोग रहेगा, इस विषय पर भी हम सब ने चिंतन किया। और परम आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में हम सब भाई बहनों ने योगाहार यात्रा की शुरुआत अपने अपनी जगह की। और जो योगाहार यात्रा शुरू हुई उसका रिजल्ट भी बहुत कुछ आया। जो प्रवास हमने, चाहे वो आगर मालवा सुसनेर ग्राम, मैना ग्राम आदरणीय बने सिंह जी का हो, चाहे आदरणीय सुमलवाड़ा खुर्द, तीखड़, शिवनी मालवा, बनाड़ा जैसे कई गांव, कई ब्लॉकों में, तहसीलों में, कई जिलों में, छिंदवाड़ा से लेकर अन्य सिवनी और
जबलपुर, दमोह, इन कई जिलों में हमने प्रवास किया। और प्रवास के दौरान हमने सुबह से युवाहार अटेंड किया और जो जहाँ जाते थे वहाँ युवाहार कार्यक्रम की चर्चा होती थी। इसमें एक नया बदलाव ये आया है, यात्रा के दौरान हमने देखा कि अब हमारे जो युवाहार के सदस्य हैं वे और इसके अलावा अन्य भाई बहन भी अपने जन्मदिन पर केक काटना बंद कर दिया है। ये युवाहार परिवार की देन है। जहाँ भी हमारे जो संपर्क में रहता है उनसे हम केक काटने के लिए मना करते हैं, हम मोमबत्ती बुझाने के लिए मना करते हैं। हम अपने देव स्थान, अपने कुल देवता, क्षेत्र देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, अपने घर में दीपक जलाने की बात करते हैं। लगभग ये बात हमारे सदस्य सभी अपने जीवन में उतारने लगे हैं। ये उपलब्धि छोटी नहीं है कि हम अपना जन्मदिन में हम दीपक जलाएं। और हमने सब आदरणीय पवन कुमार जी का जब जन्मदिन था उस समय एक यात्रा की थी। वो यात्रा यादगार यात्रा है। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी और हमारे साथ भैया और सभी जो उपस्थित भाई बहन हैं वो उसके साक्षी हैं। योग से किला से यात्रा शुरू हुई और जिस जिस गांव में यात्रा गई है उस गांव में सात्विक जैविक आहार, वृक्षारोपण, गाय सेवा, गाय पूजन, खेत पूजा, कृषि यंत्र पूजा, यह कार्यक्रम लगातार चले और वो लगभग एक काफिला के रूप में यात्रा हुई, जिससे जहां जिस गांव में गए उस गांव में ये संदेश गया कि हमें जन्मदिन के दिन, हमारा अगर जन्मदिन आता है, शादी सालगिरह होती है तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, एक पौधा अवश्य लगाएं। हम गाय को चाहे एक रोटी खिलाएं, चाहे थोड़ा सा गुड़ केला खिला दें, लेकिन गाय माता की सेवा अवश्य करें। गाय के पास अलग अवश्य जाएं, उनका आशीर्वाद अवश्य लें। ये हमारी गाय माता साक्षात ईश्वर है, जिसमें कहते ही है कि 36 करोड़ देवता का वास होता है, लेकिन हमने प्रत्यक्ष देखा है। हमारे आदरणीय मान सिंह गुर्जर जी से हमारी चर्चा होती रहती थी गाय के महत्व के ऊपर। उन्होंने कहा, भाई साहब आपको कोई समस्या आती है, आप कहीं भी जाते हैं, अच्छी बात है, समाज में कहते हैं अच्छी बात है, परंतु आप गाय माता के कान में जरूर कहिए, उनसे विनती करिए और अपनी बात रखिए, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। निश्चित हमने ऐसा किया और हमने परिणाम पाया। गाय माता की सेवा करें। रोज अगर नहीं हो सके तो 7 दिन में, या जब आपका कोई उत्सव आए, आपके यहाँ शादी विवाह हो, आपके जन्म दिवस आए, आपकी शादी सालगिरह हो, या परिवार के 5 सदस्य होते हैं, अगर 5 सदस्यों के शादी सालगिरह और जन्म दिवस, जन्म दिवस तो सबके मनाए जाते हैं, चूंकि शादी सालगिरह जब होती है जब शादी हो जाती है, तो जन्म दिवस अगर 5 होते हैं, 5-6 हो, एक परिवार में 7-8 होते हैं, तो निश्चित है कि सारे हर महीने में एक ऐसा मौका मिलेगा आपको कि गाय माता की सानिध्य में जाने का। अगर आपके पास नहीं है, आप शहर में रहते हैं, तो आप चलिए, आप गांव में जाइए, किसी गाय माता के पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए अपने परिवार के साथ। और अगर आपको किसी होटल में पार्टी करना है तो होटल में पार्टी ना करें। मेरा ऐसा करबद्ध प्रार्थना है। आप अपना अगर बनाने का संभव है तो वहाँ पूरा खाद्यान्न सामग्री लेके जाइए और गौशाला में बनाइए और खाइए, परिवार के साथ बैठिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो जो गौशाला संचालक है उनसे कहिएगा कि मुझे जन्मदिन आपकी गौशाला में मनाना है, आप हमें बताइएगा, यहाँ भोजन व्यवस्था भी करेंगे, हम सब लोग भोजन करेंगे। और गाय माता के लिए अगर संभव हो सके तो भूसा, हरा चारा, गुड़, केला, या उसमें हम रोटी भी खिला सकते हैं बना करके, ये भंडारा हम कर सकते हैं। आप करके देखिए, इसका परिणाम आपको पूरे परिवार को मिलेगा। ये छोटी बात लग रही होगी आपको, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। आप चाहे, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप जब यज्ञ करते हैं, आप जब आहुति देते हैं तो आपका ध्यान किधर होता है? इधर होता है। और जब तक आप किसी शास्त्र और वेद में उठा के देख लीजिए कि मन से अगर हमने कोई प्रार्थना और यज्ञ नहीं किया तो उसका परिणाम हमें नहीं मिलता है। यह हमने देखा है और जाना है। लेकिन जो हम गाय सेवा कर रहे हैं उसका परिणाम 100% मिलता है।
क्योंकि हम जो ईश्वर मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते ही हमने कुछ भी मंदिर में नहीं किया है, हमने कोई सेवा नहीं की है और सीधे प्रार्थना शुरू हो जाती है, हमको ये देना भगवान, हमको ये देना, हमारा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। क्या भगवान आपके कोई नौकर नहीं लगे हैं? भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान को पता है कि आपको क्या जरूरत है, गुरु को पता है आपको क्या जरूरत है। आप बिन मांगे, मांगना कुछ नहीं चाहिए, वहां तो आपको अपनी अपनी स्थिति जो आपकी है भगवान को दिख रही है, आपको तो अपनी प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन मांगना कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से। बिन मांगे ईश्वर देता है। तो हमारी यात्रा जो जन्म दिवस की हमने बात कही है कि आज हमारी गाय माता, हमारे नदी, जैसे चाहे वो नर्मदा मैया हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे यमुना मैया हो, चाहे सरयू मैया हो, इनको भी दूषित हमें नहीं करना चाहिए। लोग जाते हैं उसमें तमाम जो है फूल पुष्प और जो सामग्री होती है वो उसमें बहा रहे हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं, इससे भी हमें बचना चाहिए। हमें अपने जीवन में अपना परिवर्तन लाना चाहिए और जहां हो सके संभव किसी को रोकना भी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हुए आपको ये लगता है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तो फिर किसकी जिम्मेवारी है? ये हमारी जिम्मेवारी है। छोटे छोटे से कदम आप उठाइए। हमारे को आदरणीय कुलदीप कुनियाल जी 10 कदम बताते हैं, तो हम छोटे छोटे से कदम, पहला कदम हम ये कि हमें अगर दिख रहा है कोई पॉलीथीन डाल रहा है हमारी नदी में, तो हम उनको रोकें। अगर कोई सामग्री डाल रहा है तो हम उसको रोकें, यह हमें अवश्य करना चाहिए। गाय की सेवा, बड़ों की सेवा, बड़ों की इज्जत सम्मान हमारे योगहार कार्यक्रम का एक कदम है, हमें अवश्य करना चाहिए। आदर्श ग्राम, जहां भी हम गांव के अगर किसान भाई हैं, अगर हम गांव में निवास करते हैं या शहर में निवास करते हैं, गांव से संपर्क रखते हैं, तो आप जाइए, गांव जाइए। आप गांव में, हमारा आदर्श गांव कैसे बन सकता है, हमारे गांव में नशा मुक्त समाज कैसे बन सकता है, हमारे गांव में जो नालियां हैं, जो नाडे, जो खाद हमारे ऐसे खुले में डले रहते हैं, हम उनको वहां नाडे बनाने के लिए सलाह दे सकते हैं। उस विभाग, जो कृषि विभाग है, उसके अधिकारियों को बुला करके हम एक शिविर लगा सकते हैं, नाडेप का निर्माण करा सकते हैं, नालियों का निर्माण करा सकते हैं। हम वहां प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा कर सकते हैं, और की है, और हम कर रहे हैं लगातार। जो प्रवास की बात की जा रही है, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी और आदरणीय शरद भैया जी हमारे साथ थे, हम सब ने जो चर्चा की है उस पर भी हम आएंगे। हमें अपने गांव में या अन्य किसी गांव में जाकर के हमें लोगों के साथ विचार रखना है। बल्ब जलते रहते हैं, हमें उनको भी प्रेरणा देना है कि ये उन्हें इसका बिल नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको अनावश्यक जलाएं। जितना बल्ब जला रहे, ये लाइट किसी और व्यक्ति के काम आ सकती है। इस प्रकार के कई जो विचार होते हैं वो हमें गांव में चर्चा करना चाहिए। पतंजलि योगपीठ के द्वारा कई कार्यक्रम, कई गतिविधियां संचालित हैं, हम वो गतिविधियां गांव में लेकर के जा रहे हैं। पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत हमने किसानों को जो प्रशिक्षण दिया है, उन किसानों से लगातार संपर्क में है। जो हमारे प्रशिक्षक गण, ट्रेनर भाई बहन जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, उनसे हम लगातार संपर्क में रहते हैं, उनसे संवाद करते हैं। हमारे किसान भाइयों का जो उत्पाद होता है, जो किसान जैविक खेती करना शुरू कर दिया है, उनका हम जैविक प्रमाणीकरण भी कराते हैं पीजीएस इंडिया के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, जिस पर उन किसान का पोर्टल पर नाम दिखेगा कि ये फलाना किसान जो है जैविक खेती कर रहा है, उसका जैविक प्रमाणीकरण का भी हम काम करवाते हैं, किसानों को सुविधा करते हैं। जहां जाते हैं वहां चर्चा भी करते हैं। अभी हाल ही में जो एक खेत में हम लगातार गेहूं बोते आ रहे हैं, लगातार गेहूं बोते आ रहे हैं, किसी खेत में हम धान ही धान बोते आ रहे हैं, जिसकी उपज, उसकी गुणवत्ता, उसकी पोषण शक्ति खत्म हो गई है खेत की। पानी भी अनावश्यक से ज्यादा खर्च हो रहा है, पानी का स्तर भी कम रहा है। ऐसी स्थिति में परम सिद्धि आचार्य जी महाराज, हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीजीएम श्री पवन कुमार जी, सहित आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी और हमारे परिवार ने सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक योजना बनाई है, और उस योजना की अभी शुरुआत
मध्य प्रदेश के 4 जिलों से शुरू की है। आगे अन्य जिलों में इसका विस्तार होगा। पहले एक मॉडल के तौर पर हम नर्मदापुरम से शुरू कर रहे हैं, आगर मालवा जिले से शुरू कर रहे हैं, फिर नीमाचौर, नरसिंहपुर और अन्य जिलों में यह योजना का विस्तार होगा। इसका रिजल्ट क्या आता है, किसानों की कितनी जो है उत्सुकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम एक योजना क्या है जी, एक एकड़ योजना में क्या? जी आपकी आवाज जी सचिवा का योजना क्या है? योजना ही बता रहा हूं। एक किसान को 1 एकड़ में जो गेहूं बोता है, उनको उस गेहूं की जगह हम अश्वगंधा, मेथी या सरसों, 3 फसलों में से कोई एक फसल को किसान चुन ले और उसको 1 एकड़ में हम लगवाएंगे। 1 एकड़ में जो उसको सहयोग करेंगे खाद बीज का, और उनको हम मार्गदर्शन देंगे। जो उसकी उपज होगी उसका हम जो है खरीद करेंगे, उसका हम एग्रीमेंट करेंगे। तो किसान की जो 1 साल, 2 साल और 3 साल में किसान पूरी समझ जाएगा, और समझ के बाद उसका जो उत्पादन है वो अच्छा आएगा। अगर उसकी आमदनी बढ़ती है, उसको लाभ होता है, तो वो अपनी अन्य एरिया में भी उसका विस्तार कर सकता है, और एक किसान को देख करके अड़ोसी पड़ोसी किसान भी उसका विस्तार कर सकते हैं। किसान समृद्ध कैसे हो, इस पर विचार किया जा रहा है लगातार। खरीफ की फसल यानी बरसात की फसल में जहां हम धान बोते हैं, उस धान के खेत में हमें सफेद मूसली, छोटी पीपली या तिल बोना है, और वो 1 एकड़ में एक मॉडल के रूप में हमें, एक प्रयोगशाला के रूप में हमें शुरुआत करना है। उस किसान का हम पहले पंजीयन करते हैं, पहले उसका सर्वे करते हैं, उसका फार्म भरवाते हैं, और फार्म भराने के बाद जब वो किसान अपना फार्म भरता है कि हम अपने 1 एकड़ में फलानी फसल की जगह, गेहूं की जगह सरसों और धान की जगह हम तिल या सफेद मूसली या छोटी पीपली लगाना चाहते हैं। एक गांव में अगर 50 किसान तैयार हो जाते हैं, तो हम एक गांव में एक फसल का ही चयन करते हैं, ताकि हमें उसके मार्केटिंग में दिक्कत ना आए, मॉनिटरिंग करने में दिक्कत ना आए। सबको हम एक साथ बिठा करके, किसानों के साथ बता करके हम उनको मार्गदर्शन करेंगे। एक गांव में एक क्रॉप के ऊपर हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे नर्मदापुरम के जो भाई बहन जो इसमें जुड़े हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं कि वो संपर्क करें, और वो भी अपने गांव में इस प्रकार के किसानों के साथ सर्वे करा करके, फार्म भरा करके और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। तो उनके साथ हम अपना एग्रीमेंट करेंगे। ये 3 हमने योजनाएं जो पतंजलि योगपीठ से संचालित हैं, वो हमने आप सबके समक्ष रखी हैं। ये योगाहार कार्यक्रम की बदौलत है कि हम किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं, और किसान भी उत्सुकता के साथ हमारा सहयोग कर रहे हैं। किसान समृद्ध कैसे बनेगा, इस पर लगातार चिंता की जा रही है। यही उद्देश्य लेकर के ये योगाहार कार्यक्रम शुरू किया गया था कि हमारे किसान कैसे स्वस्थ रहे। किसानों की कोई चिंता नहीं करता है। किसान वो नहीं है कि जो फटे चिटे कपड़े पहने, या किसान निरस टाइप का रहे। किसान अपने आप को छोटा सा या ऐसा नहीं, किसान ईश्वर के बाद दूसरा रूप होता है, और वही होता है जो हमारे समाज का कल्याण सोचता है। किसान जहर डालने वाले किसान को हम अन्नदाता नहीं कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे, और वो हमें तरीका बदलना पड़ेगा। और वो तरीका बदलने के लिए पतंजलि योगपीठ परिवार आपके साथ खड़ा है। आप आइए, आप हाथ बढ़ाइए, हम अपने कई कदम बढ़ा करके आपका सहयोग करेंगे। उसके सारे उपाय बता दिए गए हैं। योगाहार में आपने सुना है डॉक्टर हमारे विनय कुमार वर्मा जी जो कीटनाशक का उपाय बताते हैं, जो लाइट ट्रैप, हॉर्न ट्रैप, तमाम विधियां जो बताई गई हैं, उनसे हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। हमें कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जहर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम डीएपी की जगह, यूरिया की जगह भी हम अपना वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, घन जीवामृत, ये तमाम प्रकार के जो अभी टाइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना और तमाम जो है प्रोडक्ट निर्माण करके हम इसका रिजल्ट और देख भी रहे हैं। आदरणीय राकेश गौर जी के यहाँ हमने देखा है, खेत में जाकर के उनके चने देखे, कई किसानों ने देखे। यहाँ का केवीके के बनखेड़ी के वैज्ञानिकों ने भी वहाँ जाकर के विजिट किया है। कई लोगों ने जाकर देखा, उनके चना में
कोई डीएपी यूरिया नहीं डाला गया, लेकिन चना का उत्पादन अच्छा हुआ और उनकी ग्रोथ अच्छी हुई। तो वो जो ट्राइकोडर्मा का असर उन्होंने देखा, तो वो ऐसा किसान, सभी किसान कर सकते हैं। अभी उनकी मूंग भी लगी हुई है, मूंग भी इतनी जबरदस्त है, अभी हम देख के आए हैं। ऐसे हमारे कई किसान हैं जिनके पास जो जैविक खेती कर रहे हैं, पूर्ण जैविक खेती कर रहे हैं, और उनकी फसल उत्पादन अच्छा होता है। जो कहते हैं कि जैविक खेती में उत्पादन कम होता है, तो ऐसा जो भ्रांतियां हैं, हमारी धरती माता को हमें पोषक बनाना है, हमें धरती माता को ऊर्जावान बनाना है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना है। हमें धरती माता का पहले उसका परीक्षण करना पड़ेगा, इसमें किस तत्व की कमी है, उसी की हमें पूर्ति करना है। जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो अपना हाथ दिखाते हैं, डॉक्टर जो है परीक्षण लिखता है, तो हम धरती माता का सबसे पहले परीक्षण करें। उसमें धरती का डॉक्टर परम सिद्ध आचार्य जी के द्वारा जो निर्माण किया गया है, हमारी पतंजलि की टीम पूरी धरती का डॉक्टर सॉइल टेस्ट करने के लिए बिल्कुल उत्सुक है। एक और आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने, उनके परिश्रम से एक सांप सीढ़ी का जो खेल निकला है, उससे हमारी युवा पीढ़ी बहुत उत्साहित हो रही है, बहुत लगन के साथ उसको देख रही है, उसको समझ रहे हैं कि हम इस नंबर पर, देखिए अगर हम ऐसी स्थिति करते हैं तो हमको क्या दिक्कत होगी, और ये करते हैं तो हम कितने आगे जाते हैं। इस प्रकार से जो सांप सीढ़ी का खेल है वो हम लगातार जगह जगह दिखा रहे हैं। अगर हम वो भी एक जन्मदिन के दिन या शादी सालगिरह के दिन या विशेष उत्सव के दिन, कहीं मैं तो कहता हूँ कहीं अपने यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, वहां हम सांप सीढ़ी का भी बैनर लगा सकते हैं। उससे लोग देखें और उससे प्रेरणा लें, पूछें, तो और उसको बताया जाए। कहीं ध्यान आकर्षण करने का हमारा उद्देश्य है कि हम विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाएं। हम कहीं दुकान पर खड़े हैं, वहां पर हम अगर कोई किसान भाई हैं या मित्र मंडल है, तो उससे हम रासायनिक भोजन के दुष्प्रभाव को चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर परिवार में बीमार हो रहे हैं। हम उससे चर्चा कर सकते हैं, उसका उपाय बता सकते हैं, उसके मन में आ जाएगा अगर वो समर्थ होगा। और ना जाने वो उसमें कितनी समर्थता है, वो कितना विस्तार कर सकता है अगर उसके मन में आ गया तो हमें अपना कर्तव्य ऐसे करते रहना है। हमारी पहचान युगहार कार्यक्रम से कितनी बड़ी है ये हम सब जानते हैं। भारत के किसी कोने में आप जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, हर राज्य में कहीं ना कहीं अपनी पहचान है, अपने युगहार परिवार के सदस्य। आप यात्रा कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई काम है, आप व्यापार करने जा रहे हैं, या आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर कहीं कोई आवश्यकता होती है और अपनापन वहाँ दिखता है कि हमारे भाई हम ऋषिकेश जा रहे हैं, तो या हम हरिद्वार जा रहे हैं, या हम अयोध्या जा रहे हैं, या हम काशी बनारस जा रहे हैं, या हम बद्रीनाथ, या हम गंगोत्री, या कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारे जब भाई बहन मिलते हैं तो हमें बड़ा लगता है कि हमारा कितना बड़ा परिवार, युगहार परिवार हो गया है। निश्चित पहचान जिनकी है वो व्यापार में, वो हर क्षेत्र में आगे जा सकता है। और पहचान हमारी युगहार कार्यक्रम में छोटी नहीं है, पहचान बहुत बड़ी दी है। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी ने जो हम सबको आशीर्वाद दिया है, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए सभी भाई बहन युगहार कार्यक्रम में अपने विचार रखें, अपने भाव रखें, और संकल्प लें आज कि हम अपने जन्मदिन पर अगर कोई किसी परिवार के हम बच्चे हमारे काटते भी हैं तो उनको रोकें। हमारे परिवार में ये केक काटने की प्रथा नहीं चलना चाहिए। हमारे परिवार में मोमबत्ती भाई मोमबत्ती बुझ गई, फिल्म में मोमबत्ती बुझाई जाती थी, जब बुझ जाती थी तो लगता था वो व्यक्ति खत्म हो गया है। जो लड़ाई चलती थी घर में, अगर ऐसा सीन दिखाया जाता था कि कोई योद्धा लड़ाई लड़ रहा है और घर में उनके पत्नी के सामने दीपक बुझ जाता था, तो समझ जाते थे कि अब हमारे परिवार का सदस्य चला गया है या हार गए हैं, या तो ऐसा दिखाया जाता था। आज देखिए, ये हम अपने जन्मदिन पर हम मोमबत्ती मुंह से बुझाएं, दीपक मुंह से बुझाएं, ये तो ठीक नहीं है। हमें नकल बिल्कुल नहीं करना है, नकल हमें वो करना है जो अच्छे कार्य है। तो आइए हम सब आज संकल्प लें कि हम अपने जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझाएंगे नहीं, हम दीपक जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। हम केक काटेंगे नहीं, हम मिठाई बांटेंगे। हम एक गाय की अगर सेवा हो सके, कुछ भी नहीं है आपके पास एक दो रोटी है, एक दो रोटी ले जा करके जहाँ गाय मिले उसको रोटी खिलाएं, उसको प्रणाम करें, माँ मुझे आशीर्वाद दें, बस इतना कह दीजिए, आपका हो गया सब।
तो इस प्रकार के हमें आगे और काम करना है। अगर आपके द्वारा अगर आपने किसी परिवार को साथ दी अजगरचे पापड अजून करूया तुझ्याकडे येते करायला मस्त आयतं अगर जेवण आपने केलं म्हणे. अगर आपकी वजह से कोई व्यक्ति परिवार अगर स्वस्थ रह सकता है और रहा, अगर वो उसका अर्थ अगर वो उसकी दावादारी उसकी में बच गया तो वो दुआ देगा और वो दुआ आपके काम आएगी। और मेरे साथ तो दुआ काम आ रही है। तो क्योंकि मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा और विराम देने के साथ साथ हम चर्चा करेंगे इस विषय पर जो हमने योजनाओं की चर्चा की है, जो हमने जन्मदिन की चर्चा की है, जो हमने जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा की चर्चा की है, इस पर भी हम आपस में चर्चा करेंगे। किसी के मन में हाँ एक बात और मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि शुरुआत करना चाहिए हमें ये आदर्श गाँव बनाने की। हमारी जैसे शुरुआत कई गाँव में हो गई है, चाहे गाँव चदना हो, चाहे सोमलवाड़ा हो, चाहे खुटवासा। अभी देखिए जो हमारे परम पूज्य स्वामी आदित्य देव जी महाराज जी युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी हैं, उनका मध्य प्रदेश में जो दौरा रहा, माखन नगर में 4 दिन का योग शिविर हुआ और माखन नगर में लायंस क्लब, व्यापारी संगठन और कई और संगठन, गायत्री परिवार से लेकर सारे संगठन वहां आए, सबने योग किया। योग करने के साथ साथ उस माखन नगर में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आदर्श माखन नगर बनेगा। सब में एक दूसरे के स्नेह और वो झलक रहा था। तो वहां पर भी हमने चर्चा की है और वहां निश्चित आने वाले समय से कई गांव वहां आदर्श गांव बनने की स्थिति में बनेंगे। आदर्श गांव की सोच रहे हैं, आदर्श माखन नगर बनेगा, ऐसा भी हमें वहां देखने को मिला है। दूसरा वहां से खुटवासा गांव, हमारे आदरणीय कमलेश गौर जी जो पतंजलि किसान सेवा समिति के सह राज्य प्रभारी हैं, वो अपने गांव परम पूज्य स्वामी जी को ले गए। वहाँ परम पूज्य स्वामी जी वहाँ पधार चुके थे बहुत पहले। योग ऋषि महाराज जी उनके उनके चरण कमल जिस धरा पे पड़े, वहाँ पे जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ एक आदर्श गांव की योजना वहाँ पे प्रस्तावित की गई और वहाँ पे एक वेलनेस सेंटर भी निर्माण करने की बात आई है। अभी परम पूज्य स्वामी जी ने आप सबके समक्ष छोटी छोटी सी बातें रखी थी, परम सिद्धि आचार्य जी ने रखी थी कि हमने पॉलीथीन को जो है सिला है, पॉलीथीन की हमने पैकिंग की है, छोटी छोटी पैकिंग की है, छोटा छोटा सा व्यापार किया है। हम सब किसान भाई छोटे छोटे से अपने उत्पादन का हम प्रोसेस करें, हम उसका जो है निर्माण करें। जैसे हम धनिया लगाते हैं सब्जी में, धनिया का हम उसको पिसा करके अपने यहाँ और उसकी पैकिंग करके अपनी बेच सकते हैं, जिसका अच्छा रेट मिलेगा। हम जो है मिर्ची, हल्दी, इन तमाम चीज़ों का हम प्रोडक्ट बना करके हम अपना निर्माण करके, अपना एफपीओ बना के, अपना समूह बना के, अपनी कंपनी बना करके भी हम अपना व्यापार कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम मिलजुल करके जो है एक ग्रुप बना करके इसको हम आगे ले जा सकते हैं। हमारा किसान तभी समृद्ध होगा जब हम खुद जो है व्यापार शुरू करेंगे। खेती किसानी की बात भी परम पूज्य स्वामी जी ने कहा है कि जिनको 5 एकड़ की जमीन है, जो अपना प्राकृतिक सुंदरता पहाड़ों में कोई जमीन डली है, वहां भी आप वेलनेस सेंटर बना सकते हैं, आप खेत पर वेलनेस सेंटर बना सकते हैं। उसके लिए भी आप तैयार रहें, आप जो चाहेंगे उसके लिए हम बात करेंगे और मदद करेंगे। तो इस प्रकार की बातें परम पूज्य स्वामी जी सिद्धि आचार्य जी ने जो संदेश दिया है, तो हम सब आगे बढ़ेंगे। इन तमाम बातों को जो हमने कही हैं, हमने जो यात्रा के दौरान, प्रवास के दौरान समाज को भी दी हैं, अपने किसान भाइयों को दी हैं। आप सबसे भी अपेक्षा है कि अपना अपना सुझाव, अपना मार्गदर्शन और अपना गांव प्रस्तावित करने का कष्ट करें ताकि हम आदर्श गांव की ओर बढ़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओ ये हमारे आदरणीय प्रांत प्रभारी महोदय जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी, योगाहार कैसे शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, भविष्य की क्या योजना है, इन सब पर चर्चा की है। इसके पहले मैं आदरणीय श्री शरद भैया को बुलाता हूं कि उन्होंने हैंड रेज पहले किया था, तो वो आए और अपनी बात कहें। इसके बाद आदरणीय बने सिंह जी को हम आमंत्रित करेंगे। जी आदरणीय शरद भैया। जी, कोटि कोटि प्रणाम सदन को। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। उनके साथ बहुत सारे आयामों पे काम करने का मौका मिला है और उनकी जो ऊर्जा है वो
एक विशिष्ट ऊर्जा है। मुझे ऐसा लगता है जब वो आते हैं तो स्वामी जी का कहीं अंश आ गया है, ऐसा मुझे महसूस होता है। उनके कार्य की फुर्ती, पवन सर के मार्गदर्शन और स्वामी जी का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में जो मुन्नीलाल सर जी जिस ताकत से लगते हैं, वो पवन सर का कहना है कि एक मिसाइल से ज्यादा ताकत होना चाहिए, वो उनके अंदर है। अभी हम लोगों ने आसपास के गांव में दादू हम लोगों ने प्रवास किया था। वहां हमने मुन्नीलाल सर को बहुत सारे खातों के ढेर बताए कि किसान अभी ऐसे नहीं हैं ऐसे जिनके घरों के सामने गाय बनती है और दरवाजे के पहले गाय और बैल के दर्शन होते हैं और दूसरी साइड खाद के दर्शन होते हैं। जब मुन्नीलाल सर जी ने ऐसे घरों का जब दर्शन किया तो उन्हें बहुत खुशी हुई और वो बोलने लगे, ये तो स्वामी जी का गांव है। ये उनके वचन थे। दादू भी आश्चर्य रह गए जब उन्होंने देखा कि 20-20 ट्रॉलियां, 25-25 ट्रॉली गोबर की उनके घर के सामने लगी हुई है और गौ माता उनके दरवाजे से पहले बंधी हुई है। अगर आप उनके घर में प्रवेश करेंगे तो पहले आपको गौ माता को दर्शन करना पड़ेगा, हाथ लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी वहां पे आसपास के गांव में केसला के करीब 70 लोगों को चयन किया है जो एक एक एकड़ में अपनी जो मुन्नीलाल सर जी ने जो योजना रखी है उसके अंतर्गत उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बढ़ चढ़कर वो लोग आगे आ रहे हैं। ऐसा लगता है हमारे नर्मदापुरम में जब योगाहार की टीम आ जाती है और पूरे नर्मदापुरम की जब योगाहार टीम कोई कार में लग जाती है तो बहुत विशिष्ट हो जाता है। हम तो चाहते हैं, ताकत लगाते हैं कि हमेशा योगाहार के सदस्य हमारे जिले में आवें और हमारे किसान और यहाँ के लोगों को नई शिक्षा और दिशा देवें, क्योंकि आज के समय ऐसा कोई मंच नहीं है जहां हमें सारी चीजें मिलती हो। योग से लेके, जीवन से लेके, धरती माँ से बचाने से लेकर गौ माता की सुरक्षा तक, समाज की चिंता ऐसे कहीं भी मंच पे नहीं होती। मैंने हजारों मंचों पे शेयर किया है, शेयर पे जाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी कहीं भी ऐसी कोई भी मंच नहीं देखा जहाँ निस्वार्थ, निशब्द और ईश्वर की भक्ति होती है, जहाँ पे जीते जागते ईश्वर की भक्ति होती है। मैं परम पूज्य स्वामी जी को यहाँ से कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूँ कि वो मुन्नीलाल सर जी पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे वो आशीर्वाद हमारे पास हमेशा आते रहे। जब मुन्नीलाल सर जी की ऊर्जा हमें मिलती है तो हमें हमारे कामों में भी फुर्ती आ जाती है। ये हमने देखा है। जब पवन सर आते हैं तो हमने देखा है कि जो नर्मदा जी की जो दिशा है, जो हवाएं चलती हैं, उनमें कहीं हवाएं वो बढ़ जाती हैं। ऐसा हमने देखा है। हमारे योगाहार के प्रत्येक सदस्यों में एक ऊर्जा आ जाती है, चाहे वो अशोक भैया हो, चाहे गौर साहब हो, चाहे ML गौर साहब हो, चाहे हमारे दादू हो। दादू को मैंने 24 घंटे काम में देखा है। जब योगाहार का कोई कार्यक्रम रहता है तो वो सारी चीजें भूलकर इस योगाहार के कार्यक्रम में लग जाते हैं। इतना विशिष्ट योगाहार मंच है, अब इसकी कितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। हर सदस्यों की अपनी एक विशेषता है। एक सदस्य अगर किसी का बीमार हो जाए तो सदस्य की चिंता होती है। मैंने देखा कि हमारे भगवान दास भैया बीमार हुए तो मुन्नीलाल सर जी ने 10 बार उनको दिन में याद किया होगा। ये बहुत विशिष्ट बात है। आज परिवार का आदमी याद नहीं करता, उन्होंने 10 बार उनको याद किया। मेरे सामने मैंने देखा उन्हें कई बार उन्होंने उनके बच्चे को फोन लगाया। ये महसूस करने वाली चीज है। ये लगता है कि एक परिवार है योगाहार। योगाहार का प्रत्येक सदस्य अपने आप को एक परिवार का सदस्य माने। कभी भी कोई दुख तकलीफ कैसी भी हो, वो इस मंच पे अवश्य रखे। जरूर स्वामी जी उसको दूर करेंगे, उसको आशीर्वाद मिलेगा। जी ओम, प्रणाम। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने बहुत अच्छी जो है एक विश्लेषण किया है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया है। मैं आदरणीय बने सिंह जी को
सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए और अपनी बात कहें। जी हो। प्रणाम सभी को, महानुभाव को, आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को। कल आपने जो विषय रखा था कि योग के बारे में थोड़ा सा अनुभव चाहिए, तो योगा तो मैं 1995 से ही करते आ रहा हूँ, और आज इस योगा की ही देन है जो बड़े से बड़े असमंजस कार्य को भी करने का सामर्थ्य मिलता है। योग से हमें क्या क्या मिलता है? योगी पुरुष और भोगी पुरुष दोनों देखने में भी बहुत अंतर होता है। महर्षि दयानंद जी ने कहा कि हजारों में चमकने वाला योगी होगा, क्योंकि वो प्रतिदिन योगा करेगा तो उसकी बल बुद्धि विद्या हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। आज बड़े बड़े विषयों को एक छोटे से रूप में देखना, ये सब हमारे योग की देन है, क्योंकि करीबन 30 वर्ष हो चुके हैं लगभग मुझे योग करते करते, और इतना सामर्थ्य मिलता है योग से कि दुनिया का, इस संसार की कोई भी आसुरी शक्ति हमारे सामने अगर आ जाए तो हमें विचलित नहीं कर सकती। इतना सामर्थ्य हमें योग से मिलता है। आज हमारे मुख्य अतिथि जी प्रश्न रख रहे हैं, विषय रख रहे हैं, एक एक शब्द उनका बहुत अमूल्य है। इन्हीं शब्दों के पद चिन्हों पर हम चले सभी, एक संकल्प लेकर के, विदेशी संस्कृति को छोड़ करके हमारी स्वदेशी संस्कृति हम अपनाने का प्रयास करें सभी। आज हमारी संस्कृति इतनी विलुप्त हो चुकी है कि हम खाने पीने से लेकर के बैठने उठने तक का हम तरीका बदल चुके हैं, और इसी का दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। हमारे महापुरुषों और महर्षियों की जब हम बात करें तो वो आज के आधुनिक युग की जो हम बात कर रहे हैं, इस आधुनिक युग का जो प्रचलन है, क्या वो हमारे महापुरुष और हमारे ऋषि मुनि नहीं कर सकते थे क्या? परंतु उन्होंने हमारे धर्म को विज्ञान से जोड़ा, और विज्ञान ही धर्म है हमारा, ऐसा उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया था। परंतु हम उन पदचिन्हों पर आज नहीं चल रहे हैं। यदि हम आज उसी पदचिन्हों पर चलने लगे तो विनाशकारी शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ हैं, उनकी कोई औकात नहीं जो आज हमें रोक सके। योगहार परिवार सभी, हमारे जितने भी अनुभवी किसान वैज्ञानिक हैं वो सभी ट्रेनर बने, और हम धीरे धीरे 5-5, 10-10 किसानों को हम प्रशिक्षण देना चालू कर दें। जिस गांव में हम जाएं, जो किसानों की भावना है, किसान आना चाह रहे हैं परंतु उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, ऐसा आभास हमें हुआ है। प्रत्येक गांव के किसान चाह रहे हैं कि हम जैविक खेती करें, पर हमें कौन प्रशिक्षण देगा, हमारा उत्पादन कौन खरीदेगा, क्या हमारी योजना रहेगी, ऐसा हमें मिल रहा है। तो हम सरकार के भरोसे ना रहते हुए योगहार परिवार एक जिम्मेदारी ले हम, और किसानों को मार्गदर्शन करना चालू करें, किसानों को प्रशिक्षण देना चालू करें। सरकार की योजना आती जाती रहेगी, उसके ही भरोसे हम बैठे रहेंगे। तो आज हमें योगहार परिवार के इस प्रोग्राम को चलते 3 वर्ष हो चुके हैं। तो अभी तक सरकार की ट्रेनिंग बहुत कम राज्यों में, बहुत कम जिलों में हुई है, और प्रत्येक जिले में किसान जैविक खेती करने को तैयार भी हैं और चाह रहे भी हैं। हमारे परिवार के बालक बालिका पढ़े लिखे हैं, उनको हम ट्रेन कर दे, 2 दिवसीय 3 दिवसीय ट्रेनिंग हम देना चालू कर दें। ट्रेनिंग लेने वाले किसानों से बहुत कम शुल्क में ही लेकर के उनको हम ट्रेनिंग देने का शुभारंभ कर दे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा शुभारंभ होगा। जी ओम। बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने भी, आपने भी दी है, और सदन से जो आपने अपेक्षा की है कि छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाए, निश्चित रूप से इस संबंध में आगे कुछ न कुछ होगा। अब मैं आदरणीय हमारे ग्रुप में उपस्थित डीडी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात कहें। आदरणीय डीडी शर्मा जी। शायद मेरी आवाज शर्मा जी तक नहीं। हाँ जी। हेलो, सभी को मेरा प्रणाम।
आज बहुत दिनों बाद मैं आपके इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। मैं काफी व्यस्त रहा, दुर्भाग्यशाली रहा कि मैं आपके इस योग पीठ में जो हरिद्वार में आयोजित किया सफल कार्यक्रम रहा, उसमें भी मुझे सौभाग्य नहीं मिला कि मैं वहाँ, पहले कार्यक्रम था लेकिन किसी निजी परिस्थितियों की वजह से मैं आ नहीं पाया, जो मेरे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आपसे रूबरू होता हूँ इस योगाहार कार्यक्रम में। जो आज ये विषय आदरणीय श्री मुनीलाल यादव जी ने रखा है कि ये जो योग पीठ और इसका जो योगाहार का एक सफलतम जो चल रहा है पिछले 3 सालों से, अब ये चौथे वर्ष में जो प्रवेश कर गया है, तो मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सभी प्रांतों में जो हमारे योगाहार के सदस्य हैं, उन प्रांतों को के हिसाब से ये जो जैविक खेती है और प्राकृतिक खेती है, वहाँ अपने संबंधित राज्यों में, संबंधित जिलों में का और किसान भाई है जिनको एक जरूरत है एक राह देने की, और जो आज हमारे किसान भाइयों को समस्याएं आ रही हैं, बहुत विकट समस्याओं से गुजर रहा है आज भारत का किसान, क्योंकि जो लागत है वो उत्पादन आय से बहुत ही कम है। कुछ एक ऐसी फसलें हैं जिससे कि आय और व्यय में हमेशा जो नफा नुकसान है रहता है, लेकिन हमारी जो मैक्सिमम क्रॉप्स है, फसलें हैं, उसमें आज की परिस्थिति ये है कि आप अगर कहें कि उसमें मजदूरी, उसमें इनपुट, बीज की कीमत, और उसमें जो बहुत महंगे जो आज हमें कीटनाशक, फफूंदनाशक, खादें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, और वो अगर हम फसल बेचने के बाद उस आय व्यय का अगर जो हमारी खर्चा हो रहा है उसका अगर हम नेट प्रॉफिट और का निकाले, तो किसानों को जो है मात्र उसकी अपनी मेहनत तो कहीं जो भूमि की कीमत लगा करके भी हमें वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए हमें, अगर हम जो शून्य लागत खेती है, जिसमें कि हमें 1-2 साल या 3 साल तक कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें अपनी भूमि को 20%, 25% तुरंत उसे शून्य लागत खेती में परिवर्तित करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे हमें जो इसके परिणाम आएंगे तो वो निश्चित तौर पे हमारी जो खेती में लागत है उस लागत को हम कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें, अगर हमें कोई छिड़काव करना है तो हमें 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में कम से कम 1000 रुपया, 1500 रुपया या 2000 तक भी उसकी कीमत आती है, उसकी कॉस्ट होती है। मेरा यही हिसाब है कि प्रांतों के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, ब्लॉक के हिसाब से, जो हमारे सारे हम योगाहार के सदस्य है, जो समय समय पर हम कार्यक्रम भी करते हैं, और निश्चित तौर पे आदरणीय श्री मुनीलाल जी, सुरेश सेमवाल जी, और आप जैसे जो शरद यादव जी है, पवन जी है, एक ऐसी पंजीकृत समिति जिलावार या प्रांतवार बनाई जाए, जिससे कि आपस में एक
समन्वय बना रहे। मध्य प्रदेश से जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उसको पतंजलि योगपीठ के माध्यम से सरकार द्वारा, सरकार को या किसी अन्य संस्था को जो भी इसमें अनुदान दे सकती है, सदस्य है, उसको हम 10 गुना हर प्रांतों में बढ़ाया जाए, तो मेरे हिसाब से ये कार्यक्रम जो है सफल रहेगा, सफलतम होगा, और जो हमारा एक मिशन है उस मिशन में हम अवश्य कामयाब होंगे। तो मैं आज इतना ही अपनी ओर से सुझाव देना चाहूँगा, और इस पे कितना कार्यान्वयन होगा तो आप जो मुख्य इसमें योगहार में सदस्य हैं, आदरणीय मुनीलाल जी तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक प्रवक्ता है, और इनके मार्गदर्शन में ये मेरे हिसाब से ये जो इनके निर्देशों से जी ओम सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक हमें और एक नई दिशा दी है, उस दिशा की ओर भी हम बढ़ेंगे। अब मैं डॉक्टर रोशनलाल राउत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपनी बात कहें। आदरणीय डॉक्टर राउत जी। जी धन्यवाद दादू। सदन को सादर नमन, वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। हमारा जो योगहार परिवार है सही दिशा में जा रहा है, और जो हमारे मार्गदर्शक है आदरणीय पवन सर, आदरणीय यादव जी, सब और आप सभी वरिष्ठ जन जो लगातार इस योगहार परिवार को आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों से हमारे योगहार परिवार को आगे बढ़ने में मदद मिले, उन चीज़ों पर लगातार प्रयास करते हैं। आदरणीय मुनीलाल यादव जी ने जो बात कही है कि हम जो उसकी जो योजना जो पतंजलि योगपीठ द्वारा जो प्रारंभ की गई है, उस योजना के तहत जो कार्यक्रम चलाया जाना है वो निश्चित रूप से बहुत सुंदर है। औषधि और तेल वाली फसलों के लिए जो सरसों की अश्वगंधा, इस पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में इनका अच्छा उत्पादन होने की संभावना है। और कुछ ऐसे क्षेत्र इनके इसलिए सेलेक्ट किए जाए जहाँ कई सालों से मतलब वो डला नहीं हो, मतलब प्राकृतिक रूप से खेती की जा रही हो, जहाँ पर हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डला हो, केमिकल्स नहीं डले हो। तो कुछ ऐसे किसान आइडेंटिफाई किए जाए जहाँ या तो वो प्राकृतिक खेती कर रहे हों, या कुछ जो बाय डिफॉल्ट हमारे क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है उनमें जहाँ सालों साल फर्टिलाइजर नहीं पड़ा है, तो इनको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे प्रोक्योर करते हैं, तो दो काम होंगे हमारे। एक तो हमारा जो कोर एरिया है, जो बिल्कुल निचला एरिया है आदिवासी तबका, वो फर्टिलाइजर का प्रयोग बहुत कम करता है और उनको कीमत नहीं मिलती उनके उत्पाद की। तो हम दो काम करेंगे, एक तो हम मेडिसिनल नेचुरल में आयुर्वेदिक मेडिसिन उगा पाएंगे या सरसों जो भी हमारे उत्पाद है वो, और दूसरा उन लोगों की भी हम मदद कर पाएंगे जिनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि वो आज भी कोदो, कुटकी, रागी उनका 20 रुपये 25 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बिकता है। तो निश्चित रूप से जब कोई संस्थान उससे जुड़ेगा तो इन लोगों को मदद मिलेगी, ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। और ये नेचुरल फार्मिंग में जो नाडेप की और जो कचरे की बात करें, तो इसमें निश्चित रूप से हर गांव में जो भी हम गांव बनाते हैं आदर्श गांव, तो उसमें एक जरूर काम करें कि जो भी हमारा कूड़ा करकट है, गोबर है, ये हमारा एक सही तरीके से व्यवस्थित रूप से वो उसका व्यवस्थापन किया जाए। क्योंकि आज भी लगभग 70 से 80% जो हमारा गोबर की खाद
जो मतलब तैयार करने का जो तरीका है वो बहुत मतलब उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और उसमें वो ऐसी कमियां हैं जिसके कारण हम उन संसाधनों का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है इनका अगर हम ढंग से अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा काम होगा, और ये हमारे भूमि सुधार में काम आएगा, हमारी जो उत्पादकता बढ़ाने में काम आएगा निश्चित रूप से। और तीसरा एक जो बिंदु है जल, जो हमारा जल संरक्षण की हम बात करें कि हम जहाँ भी हम जो भी ग्राम हमारे आदर्श ग्राम बनाए तो उसमें हम कोशिश करें कि छोटे छोटे जो जल संरक्षण के आइडियाज हैं, चाहे हम टाकी बनाने की बात करें या स्टाफ डैम बनाने की बात करें या बोरी डैम बनाने की बात करें, छोटे जो इसके अभी इस ग्राम पंचायत में भी पंचायत स्तर पर भी तालाब बन रहे हैं, उनके द्वारा मनरेगा के थ्रू भी तालाब बनते हैं। तो अलग अलग जो भी योजनाओं से तालाब वहां पर जैसे भी हो जल राशि, जो बारिश की जल राशि का भंडारण करने की व्यवस्था हो, क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष में कुछ पार्ट को छोड़ दे तो कहीं भी 500 मिलीमीटर से कम वर्षा नहीं होती। 500 मिलीमीटर से कम वर्षा में इजराइल बहुत मतलब 200-250 मिलीमीटर वर्षा होती है और बहुत एग्रीकल्चर में जबरदस्त डेवलपमेंट करता है। और हमारे पास 1000 से लेके 1500 mm तक हम बारिश वाले क्षेत्र हमारे पास है। और हमारे पास जब गर्मी का मौसम आता है तो अब गर्मी नहीं, इवन ठंड में भी हमारे पास जो जनवरी फरवरी के बाद हमारे पास पानी की शॉर्टेज हो जाती है, और कई क्षेत्रों में तो जानवरों को पानी पिलाने की समस्या हो जाती है, मैंने देखा है। तो अगर हम ये जल संरक्षण के उपाय अगर हम करें तो हमारी गौ माता को हम गर्मी में भी हम हर क्षेत्र में, चाहे हमारा बुंदेलखंड हो चाहे दूसरे क्षेत्र हो, सब जगह हम जल की व्यवस्था कर पाएंगे। तो ये एक तो भूमि सुधार, जल संरक्षण की व्यवस्था, और जो मेडिसिनल का जो विचार है वो बहुत उत्तम है। इन सभी के साथ सभी को शुभकामनाएं, सभी अच्छे प्रयास कर रहे हैं, और मेरे लायक कहीं भी कोई सेवा का अवसर होगा तो मुझे आदेशित करेंगे। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि मैं इस पुनीत कार्य में अपना छोटा योगदान दे सकूं। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने और एक नई बात बताई है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो परिस्थिति है उसमें हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे को ज़्यादा फायदा होगा। आदरणीय दिनेश सान्याल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे भी आए और अपनी बात कहें। आदरणीय सान्याल जी। जी आदरणीय सादर नमन। सुंदर संचालन आदरणीय गुरुजी का, और आदरणीय शिप्रा बहन जी की योग कक्षा के बाद आज 1111वें दिवस पर ये अलग ही नंबर है, और ऐसे अवसर पर आदरणीय भाई साहब, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने अपनी बात रखी है, और मध्य प्रदेश के दौरे की बात रखी है, साथ में क्या संभावनाएं हैं वो बात भी रखी है। तो ये दिन भी अलग ही यौगिक है, और इसमें जो वार्ता रखी गई है वो भविष्य को देखते हुए वार्ताएं रखी गई हैं, और वो भविष्य को देखकर ही अन्य आदरणीय सदस्य भी अपनी बात रख रहे हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब आप मध्य प्रदेश क्षेत्र के विभिन्न जनपदों, विभिन्न गाँवों का भ्रमण कर रहे हैं, और उन गाँवों में आदर्श कैसे स्थापित हों, आदर्श कार्य कैसे स्थापित हों। तो इसी सिलसिले में आदरणीय शरद वर्मा सर ने बड़े एग्जाम्पल्स सेट किए हैं, सामने रखे हैं। उसी तरह से अन्य आदरणीय सदस्यों ने कहा है, और मध्य प्रदेश भारत का जो हृदय है, वहाँ से जो तनिंगिकाएँ भारत के सभी दिशाओं में फैले, ऐसी शुभकामनाएँ हैं। मैं कल तक उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में था, यानी मेरठ और हापुड़ इन एरिया में था। मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारा अधिक लोग कह रहे, मैंने
एक जगह पे था, वहाँ पे हम परसों जुड़े भी थे योगाहार से। तो वहाँ पे जो महिलाएँ आती हैं, वो अपने घर से सब्जियाँ और खूब ले आईं। सब्जी है, ककड़ी है, तो मैंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि ये तो बहुत सुंदर सब्जियां हैं, इनमें कोई दाग नहीं, कोई एकदम चमकीली सब्जियां। तो मैंने कहा, माता जी ये आप कैसे इनको सुरक्षित करते हैं? आजकल हम तो बचा ही नहीं पा रहे हैं, कीड़े से तो हमारी सारी सब्जियां, फल खराब हो रहे हैं। बोले कि बेटे हम तो स्प्रे करते हैं। बड़ा खुश होकर माता जी कह रही थी। तो इस पूरा लगभग ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। हमने शुरुआत कर दी है, ये बात सत्य है। लेकिन ये इसका विस्तार होना बहुत ही आवश्यक है। ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग खुशी-खुशी कह रहे हैं हम अपनी फसलों को बचा रहे हैं, ज़हरों के माध्यम से, और कितना ज़हर खा रहे हैं ये कुछ पता नहीं है। तो इसी सिलसिले में मैंने 2-4 लोगों से पिछली बार की जब मैं विज़िट किया था 1 साल पहले, तो कुछ लोगों से मैंने बात की थी। तो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों ने तो अपने जो मिर्च की फसलें हैं उसमें ट्राइकोकार्ड वगैरह और चिपको वगैरह ऐसे लगाए हैं। लेकिन अभी ये अधूरी बातें हैं। योगाहार के माध्यम से ये बातें सभी चहुँ दिशा में फैलें, तो तब निश्चित है। ये बात निश्चित है कि हम आदर्श गाँव की स्थापना करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। लेकिन ये बात भी है कि अगर हम योगाहारी सदस्य अगर भ्रमण करें, तो कई जगह का भोजन हम पचा नहीं पाएँगे, खा नहीं पाएँगे, और हम महसूस करेंगे कि हम दूसरी तरह का भोजन कर रहे हैं। ये एहसास मुझे हुआ है, और ये एहसास मैं मंच पर साझा कर रहा हूँ। तो आवश्यकता ये हो गई है, जैसे आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर ने कहा है, और जैसे आदरणीय शरद वर्मा सर ने कहा है, और आदरणीय डीडी शर्मा जी ने भी बात कही है। तो कुल मिलाकर दिशा तो वही है, लेकिन योगाहार के सदस्य अभी सीमित हैं, और ये सदस्यता आगे बढ़नी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर जब तक हम आंदोलन के रूप में इसको आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो हम संतुष्टि के शब्द नहीं कह कह सकेंगे। क्योंकि ये एकमात्र इस तरह के मंच हैं, जिनमें आशाएँ भी हैं, ऊर्जा भी है, और संभावनाएँ भी हैं। इन तीनों बिंदुओं के संपुट हमें सभी जगह ले जाने हैं, वरना अंधेरा बहुत ज़्यादा है, और हम अपने ही दिए को चमकता हुआ नहीं देख सकते। हमने सब दिए जलाने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, जो कि आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के माध्यम से ही आते हैं, परम पूज्य ऋषि युग्म के माध्यम से आते हैं, आदरणीय हमारे गुरुजी के माध्यम से आते हैं, तो हम इनको आगे बढ़ाएँगे। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। जी ओम। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने जो परिस्थिति बताई है, वो ना केवल एक क्षेत्र की बल्कि पूरे देश में यही स्थिति है, और इसको हम लोग महसूस भी कर रहे हैं। कुछ यदि क्षेत्र बचे होंगे, तो जो जंगली क्षेत्र हैं, जिन्हें हम पहाड़ी एरिया कहते हैं, वहाँ पर कुछ बचे होंगे तो बचे होंगे, वरना सब जगह ये हो गए। डॉक्टर किशोर दुबे जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए और अपनी बात कहें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मेहरा जी। बहुत अच्छी चर्चा 11-11 पर चल रही है। 1 और 1 2 नहीं होते, 11 होते, ऐसा बोलते हैं। वैसा ही 1-1-1 4 नहीं होते तो 1111 होते हैं, ये ऐसा नंबर है। तो निश्चित रूप से हमको अभी मेरे मन की बात दिनेश जी ने बोल दी कि सिर्फ हम एक लाइट या एक मोमबत्ती जलाकर नहीं बैठ सकते। अंधेरा इतना घना है कि उसको जन आंदोलन के रूप में ही खड़ा करना पड़ता है। इस मंच पे शायद मैं 50 बार ये बात बोल चुका हूं कि एक हाथ में हमको रचनात्मक कार्यक्रम लेना पड़ता और दूसरे हाथ में जन आंदोलन लेना पड़ता है, तभी समाज में बदलाव आता है। समाज में बदलाव सिर्फ आंदोलन से भी नहीं आता, और समाज में बदलाव सिर्फ रचनात्मक प्रोग्राम से भी नहीं आता। दुनिया का इतिहास देख लो, दोनों साइड बाय साइड चलाने पड़ते हैं, तभी वो होता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं यही बोलूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार या जहां जहां पर मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को सेवा देना, या पतंजलि की बात मानना, या जनता को मतलब उत्कृष्ट भोजन मिलना चाहिए, ऐसी संभावनाएं रखने वाली जो सरकारें हैं, कुछ चंद बिंदु हम रखेंगे, और उसके माध्यम से यदि
जन आंदोलन खड़ा करने में कामयाब होंगे तो निश्चित रूप से एक तबके में या एक राज्य में या एक राज्य के 2-4 जिले में भी हो गया तो भी फिर वह बदलाव पूरे देश में जाएगा, क्योंकि जन आंदोलन के बारे में बोला जाता है कि यह आग से भी तेजी से बढ़ता है और हवा से भी ज्यादा तेजी से दौड़ता है। क्या हो सकते बिंदु? बिंदु हो सकता है कि सब जगह पे हमारा सबका अनुभव है कि ऑर्गेनिक उत्पादन तो होता, दिक्कतें आ रही है उनको बेचने में। खुद मुन्नीलाल जी भी हमसे 2-3 साल में कई बार संपर्क कर चुके हैं, अब बाकी भी लोग संपर्क कर चुके हैं कि भाई वहां पे मिलेट्स का उत्पादन हो गया, वहां पे राइस का उत्पादन होगा, बेचे कैसे? ये बेचने की जो समस्याएं है वह हर जगह पे है। तो निश्चित रूप से क्या बिंदु हो सकते हैं? बिंदु हो सकता कि अगर हम समझो आदिवासी क्षेत्र में या कहीं पे भी जाए, हम घर में ऑर्गेनिक बनाए और हमारे बच्चे मध्याह्न भोजन केमिकल का खा के आए, ऐसा कैसे हो सकता? अगर हमारे बच्चों को सुदृढ़ रखना है तो हर स्कूल में बांटा जाने वाला जो मध्याह्न भोजन है वो मध्याह्न भोजन ऑर्गेनिक ही बने, ऑर्गेनिक ही दिया जाए और इसके लिए ऑर्गेनिक जो चीजें हैं उसी को स्कूल में बांटा जाए, जो भी व्यवस्था है शासन की। ऐसा यदि हम एक प्रस्ताव देते हैं हर जिले में, हर तालुका में, स्कूल में, तो निश्चित रूप से यह जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री है, अन्न मंत्री है, वहां तक वो जाना चाहिए और इसके माध्यम से ऐसी एक व्यवस्था बनेगी, ऐसी हर जिले में या हर तहसील में एक समिति बननी चाहिए जिसमें एक 5-10 लोग रहे, तो 5-10 लोगों में कम से कम 50% तो ऑर्गेनिक ग्रोअर रहे, ऑर्गेनिक किसान रहे और बाद में जो एजुकेशन ऑफिसर्स है जो ये योजना को चलाते हैं उसमें 1-2 लोग रहे और जो उसकी ट्रेडिंग की व्यवस्था करते हैं, राशन का लाना, भंडारण करना और उसको वितरित करना, उसके 2-3 लोग रहे। यानी एक 10 अंदाजन 10-11 लोगों की कमिटी है, तो उसमें 50% लोग किसान रहे, वो भी ऑर्गेनिक उत्पादक रहे। और इस तरह का हम फार्मूला दे कि भाई ये प्रमाणित ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है, ये प्रमाणित ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ही वहां पे खरीदा जाए, वो समिति के माध्यम से जो भी ट्रेडर्स होंगे या व्यापारी होंगे, जो भी अपन उसके नियुक्त करेंगे कि वो उनको लाइसेंस देंगे, अगर वो गलत चीज खरीदते हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इस तरह की कुछ नियमावली बनाई जा सकती है और इसको मध्य प्रदेश शासन या और भी कोई शासन उसके माध्यम से उस पर मुहर लग जाएंगी और कि हाँ भाई ऐसी ऐसी समितियां बनाई है, ये समितियां चयन करेंगी व्यापारियों की, ट्रेडर्स की या जो उसको मध्याह्न भोजन को बांटने वाली लोगों की, और उन्हीं के जरिए किसानों से प्रमाणित उत्पादन लिया जाएगा और प्रमाणित उत्पादन वहां पे इकट्ठा होने के बाद वो स्कूलों को बांटा जाएगा। यह एक अगर व्यवस्था 2-4-5 जिले में खड़ी हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा और जहाँ पे ये व्यवस्था नहीं हो रही है वहां के पेरेंट्स मांग करेंगे कि भाई हमारे बच्चों को विषाक्त चीजें आप क्यों मध्याह्न भोजन के माध्यम से दे रहे हो। वही एक मात्र बिंदु है, एक छोटा सा बिंदु, ऐसे कई बिंदु अपन खड़े कर सकते हैं। जो अस्पताल है, अस्पतालों को जो रोगी लोग है तो रोगी लोगों को भी उस तरह का भोजन दिया जाए। अगर हमारा जहाँ जहाँ संपर्क है मंदिर में, तो मंदिर में खाना भी जैविक प्रमाणित दिया जाए। इस तरह की पहल हो सकती है कई जगह पे, लेकिन ये जो मध्याह्न भोजन वाली है शासन की व्यवस्था है और उसमें हमारे बच्चों का भविष्य निगड़ित हुआ है, तो हम ये एकमात्र बिंदु पर अगर फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है वो बेचने की व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार आएगा और जैसी जैसी मांग बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्गेनिक के किसान भी बढ़ेंगे और ऑर्गेनिक के किसान जैसे जैसे बढ़ेंगे और इसका जो मैसेज जाएगा तो बाकी किसान, बाकी शहरी लोग और भी जो लोग हैं वो भी डिमांड करेंगे कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे भी ऑर्गेनिक आना चाहिए। तो ये एकमात्र बिंदु को यदि हम खड़ा करते हैं और उसकी व्यवस्थित रूप से संकल्पना को हम प्रसारित करते हैं और शासन के माध्यम से उसको समितियों का निर्धारण करके उसके माध्यम से व्यवस्था खड़ी करती है, तो मुझे 100% विश्वास है, या आज का दिन है तो 1111% विश्वास है कि इससे एक सुंदर, सुबक, अहिंसात्मक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का। किसानों को भी मदद होगी, बेचने वालों को भी मदद होगी और जन जन तक बच्चों के माध्यम से विषाक्त भोजन टालने की जो व्यवस्था है वो भी होगी। इसी के साथ मेरी वाणी को मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज पूरी की पूरी जो चर्चा है वो कहीं समिति के ऊपर है, कहीं आंदोलन के ऊपर है,
तो इस तरह से निश्चित रूप से आज जो बहुत सारे बिंदु निकल रहे हैं, आदरणीय मैं अनिल राय जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात कहे। आदरणीय अनिल राय जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। आज योग कक्षा बहुत ही सुंदर थी और मुन्नीलाल जी का जो मध्य प्रदेश भ्रमण के दौरान जो एक कार्यक्रम बनाकर और उसको क्रियान्वित करने का कार्य जो नर्मदापुरम में आपने प्रारंभ किया है, अति सराहनीय है। यह मध्य प्रदेश लगता है कि हमारे भारतवर्ष में सबसे अग्रणी राज्य होगा जो इस तरह की क्रिया को कर रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था यदि कुशल नेतृत्व से हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। मैं जरा किशोर यादव जी, रोशन लाल जी का नंबर जो है जरा चाहता हूं, जिससे कि हमारे खेत में कुछ परेशानी आ रही तो उनसे पर्सनल बात कर सकें। जी ओम, धन्यवाद। जी ओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आदरणीय डॉक्टर साहब का नंबर मिल जाएगा। आदरणीय अब अस्तिवा तिवारी जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। आदरणीय तिवारी जी। जी सदन को प्रणाम, मुन्नीलाल सर को प्रणाम। आज की योग क्लास भी बहुत अच्छी रही और ये चर्चा भी बहुत अच्छी रही। इसी में हम थोड़ा सा एक चीज जो आदर्श ग्राम में जोड़ना चाह रहे हैं। आदर्श ग्राम बनाने के लिए हमको पंचज जो मध्य प्रदेश सरकार ने पहले चलाया था योजना, अगर हम अपने गांव में 5 जो जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन, इनके समेकित विकास करेंगे तो हमारे आदर्श ग्राम की परिकल्पना साकार होगी। और इसमें हम सभी को, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जन सहयोग अगर हमको मिलेगा तो हमारे आदर्श ग्राम में बहुत सहयोग, मतलब आदर्श ग्राम पूर्ण रूप से बनने में कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए थोड़ा जागरूकता अपने को फैलानी पड़ेगी। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर आदरणीय जी जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने जो पंचज कार्यक्रम चलाया था, उसको आपने जल, जंगल, जमीन, जन, इसकी बात की है। निश्चित रूप से यदि हम इस तरह से काम करेंगे तो उसमें फायदा होगा। जी ओम। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, भाई साहब आपका माइक बंद है। जी ओम, मैं आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात कहें। जी ओम। आदरणीय सदन को प्रणाम। और जैसा सुझाव जो प्राप्त हुए हैं, जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता था। जैसे आदरणीय एक तो सफल संचालन आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी कर रहे हैं, उनके इस सफल संचालन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय शरद वर्मा जी ने जो बात रखी है, और आप मेरे साथ में थे जब ये योजना की बात हमने कही है, और जब योजना के बारे में आदरणीय शरद वर्मा जी को बताया तो उन्होंने कहा एक मैं क्षेत्र में ले चलता हूं, इस योजना का लाभ कहाँ किन व्यक्तियों को मिलना चाहिए। उन्होंने हम सबको अपने कार में बिठाला और सिलवानी, जिस गांव में ये इटारसी तहसील में और लास्ट में जो क्षेत्र है जहां किसान गौ आधारित खेती कर रहे हैं, हर घर में, जैसा उन्होंने बताया कि गोबर का घोड़ा लगा हुआ है, हर घर में गाय, देसी गाय बंधी हुई है, हर घर में जो है खप्पर, जो है हमारे जो खपरेल घर होते हैं वो, और कितने नई नई कलाकृति से, लकड़ी की कलाकृति से
युक्त, जिस घर में हल रखा है, जिस घर में बखर रखा है, जिस घर में 2 बैल बंधे हुए हैं, ऐसे घरों में आप लेके गए और वहां जब हमने योजना की चर्चा की तो वहां पे जो वहां के किसान जो तैयार हुए हैं उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ये बंद कर दूं ना, बहुत अच्छी बात है कि जो है इससे जो है हम लोगों को भला होगा। 1 एकड़ में अगर हमने तिली की बात की है कि 1 एकड़ में तिली का उत्पादन उसमें कितना होगा, और अभी हम धान का उत्पादन कितना कर रहे थे, उनको जब अंतर बताया तो वह किसान जो है तैयार हुए और वो उन्होंने अपने फार्म लगभग एक गांव में 50 किसान से 50 से 70 किसान तैयार हो गए। इसी प्रकार से दूसरा गांव वो सिलवानी ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं, तो लगभग हम उस गांव का इस एरिया को कवर कर रहे हैं कि हमारी योजना का सही किसानों तक लाभ पहुंचे। ये आदरणीय शरद वर्मा जी के प्रयास से हुआ है और शरद वर्मा जी का तो बारे में हर युगहर परिवार का सदस्य जानता है कि आपकी त्याग, आपका समर्पण कितना उच्च कोटि का है कि हर समय आप खड़े रहते हैं। आदरणीय मेहरा जी, आपको वो क्षण याद है जब पहले दिन हम आदरणीय शरद वर्मा जी को लेकर के साईं कृष्णा रिसोर्ट गए थे, उस समय उनकी इतनी तबीयत खराब थी कि वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। वह स्वयं गाड़ी चला रहे थे और जब स्वयं जो है गाड़ी हम सबको छोड़ करके और जब वो जाने लगे तब आपने कहा था कि यार शरद भैया को फोन लगा लो। उनकी स्थिति गाड़ी चलाने लायक नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने ऐसे पुरसाद ऐसे समय पर करते हैं तो इसको कभी भूला नहीं जा सकता है। ऐसे हमारे भाई युगहर परिवार में ऐसे कई चेहरे हैं, ऐसे कई महान पुरुष हैं जो अपने तन मन धन से इस कार्यक्रम को सहयोग कर रहे हैं। हमारे आदरणीय बने सिंह आर जी ने अपना जो सुझाव दिया है बहुत अच्छा सुझाव दिया है। आदरणीय डी शर्मा जी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी ने जो सुझाव दिया है कि हमें जो है क्षेत्र सेलेक्ट करना चाहिए, उसी के लिए मैंने बताया है इस प्रकार के क्षेत्र हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इस जिले में अभी नर्मदापुरम से शुरुआत है। इस जिले में जितने भी ऐसे आपके परिचित हैं, आपके संपर्क में ऐसे किसान हों, ऐसे गांव हों, तो उनको हम जरूर हमें बताने का कष्ट करें, संवाद करने के लिए कोई कॉन्टेक्ट नंबर देने का कष्ट करें। हम इस योजना को 5 किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं जिन किसानों को जरूरत है। बड़े बड़े किसान तो अपना काम कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे किसानों को अगर 1 एकड़ में अगर 50,000 की जगह 1 लाख की आमदनी हो गई तो उनके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा और वो होगा तभी जब वो किसान इस योजना के लिए सहभागी बनेंगे और अपना आवेदन करेंगे। दूसरा, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, ये रोज कहीं ना कहीं समाज में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और अपने आदर्श कार्य के बारे में बता रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार के कार्य जो युगहर कार्यक्रम के जो चल रहे हैं, जो अभी दिख नहीं रहे हैं लेकिन आगे चल के दिखेंगे, इसका परिणाम भी दिखेगा। और सदस्य बढ़ाने की बात जो कही है, जो आदरणीय हमारे दिनेश डॉक्टर रोशन लाल जी ने, डॉक्टर डी शर्मा जी ने जो कहा है कि हमें एक पंजीकृत संस्था बना करके हमको इस सदस्यों को बढ़ाना चाहिए, इस पर कुछ काम करना चाहिए। यह प्रस्ताव आदरणीय पवन कुमार जी के समक्ष भी आया था और उन्होंने इसमें सहमति भी व्यक्त की थी। इस पर हम शीघ्र एक मीटिंग करके और इस पर विचार अवश्य करेंगे, क्योंकि यह लग रहा है बार बार ये सुझाव आ रहे हैं, तो इस पर हमें काम करना ही पड़ेगा। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि एमडीएम में मध्याह्न भोजन बच्चों को हम जैविक प्राकृतिक भोजन परोसा जाए, इस पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमें उपलब्धता कहाँ से होगी, इस पर भी थोड़ा सा सुझाव अगर हम देते हैं कि यहाँ उपलब्धता इतनी है और इतने स्कूल है, इतनों में इतनी आवश्यकता है और इतनी उपलब्धता है, कहाँ उपलब्धता होगी, इस पर भी हम डॉक्टर किशोर दुबे जी से चाहेंगे। आज नहीं तो आज समय अगर हो जाएगा तो हम कल भी चाहेंगे इस विषय को रखने के लिए कि हम क्षेत्र जो है चुने कि हम कहाँ से ये सामग्री उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि उपलब्धता पहले भंडारण अति आवश्यक है, फिर हम जो है उस योजना को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय शशिकांत जी कुछ कहना चाहते हैं तिवारी जी, तो आप अपनी बात रखने का कष्ट करें, आप अनम्यूट हैं जी सर, थोड़ा सा हमको प्रतीक जी जो अगर संतरे की खेती करते हैं, मतलब नर्सरी है, उनका नंबर चाहिए बस जी। अब ये जिनके पास नंबर होगा वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे सदन में, जिन भाई बहनों के पास होगा वो करा देंगे। ये अभी का विषय जो चल रहा है इस पर अगर कोई आपका सुझाव हो
तो बताने का कष्ट करें। नहीं, आपने नर्मदापुरम की बहुत बात अच्छी की, बात नर्मदापुरम की कही, ही बात की जा उसमें रही है, आप बिल्कुल नर्मदापुरम से ही हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो इस एक संस्था बना के एक सही दिशा में हम लोग काम करेंगे तो उसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे होंगे। जी धन्यवाद। जी, तो हम जो इस कार्यक्रम में जो आगे बढ़ रहे हैं, आदर्श ग्राम आदर्श कार करना शुरू करना है। जो पंचज की वो बात कही है आदरणीय, तो हम एक एक बिंदु पे आगे चर्चा करेंगे। जहाँ भी परम पूज्य स्वामी जी का संदेश, जहाँ परम सिद्ध आचार्य जी का संदेश व्यवहार के माध्यम से, हमारे सदस्यों के माध्यम से पहुंचता है, वहाँ निश्चित परिवर्तन तो आता है। आदरणीय पुनीता साकरे बहन जी सदन में उपस्थित हैं और वह ये आदर्श ग्राम, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मध्य प्रदेश का पहला आदर्श ग्राम चंदना गांव ही बनेगा, क्योंकि प्रभु स्वामी जी प्रसिद्ध आचार्य जी इस गांव की चर्चा कर चुके हैं। ये इनके पुरुषार्थ, इनके समर्पण, आदरणीय बहन कल्पना खोटले जी और आदरणीय पुनीता साकरे जी, इन दोनों के सहयोग से, इनके समर्पण भाव से इस गांव में जो प्रगति दिख रही है वो निश्चित हमें देखने को मिलेगी। और मैं चाहूंगा कि बहन जी यहाँ उपस्थित भी हैं, कल्पना बहन जी हैं और प्रणीता सागरे जी भी उपस्थित हैं। हमें कोई ना कोई गांव, अपने गांव को आदर्श बनाने के लिए प्रयास करना अति आवश्यक है। लेकिन नाम दे, नाम अगर हमारा आता है, हम वहां जाते हैं। जैसे हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है अभी, जो हमने बताया है कि कृषि विविधीकरण योजना, मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है। हम एक गांव को, पूरे गांव में एक किसान एक एकड़ अगर हम उसको जो है लेते हैं, एरिया लेते हैं, तो उस गांव में हमें हर व्यक्ति से संपर्क हो जाएगा। हमारा हर व्यक्ति के पास हम बैठना शुरू हो जाएगा। जब हमारा बैठना और संपर्क हो जाएगा तो वो किसान इस युगार कार्यक्रम से जुड़ेंगे और हम उसमें प्रगति ला पाएंगे। हम वहां पर सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को भी आमंत्रित करेंगे, उस गांव के विकास की भी बात करेंगे। क्यों तो हमारे गांव में कहीं, जैसे हम सिलवानी, आदरणीय शरद भैया उपस्थित हैं, जो हमने सिलवानी और अन्य गांव अभी देखे हैं, उन गांव में अभी हम अगर इस प्रकार की चर्चा कर सकते हैं कि पूरा गांव, हर किसान को एक एक एकड़ में हम ये फसल लगवाएं, तो उनके विकास होगा, उनका समृद्ध बनेंगे और आगे हम इस आदर्श गांव की ओर भी बढ़ सकेंगे। जी, आदरणीय प्रीता हमारी कल्पना खोटले बहन जी ने हैंड रेज किया है, वो अपना विचार रखें। अनम्यूट कर लें बहन जी, म्यूट है आप। भैया जी ओम, मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगी, क्योंकि ये अंधविश्वास की बात नहीं, लेकिन प्रणीता दीदी के गांव में बहुत सारी अच्छाइयाँ है। उसमें से एक अच्छाई बता दूं मैं, कि प्रणीता दीदी के घर में चोरी हुई थी। तो उस समय जब चोरी हुई थी तो उन्होंने जब देखा कि क्या क्या लूटा गया, तो देखा कि सबसे पहले सोना चांदी पैसे उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने देखा कि स्वामी जी महाराज ने जो उनके ससुर जी को गले में रुद्राक्ष माला दिए थे, उनका देहांत हो गया, उसके बाद भी वो माला को उन्होंने रखा था। तो वो रुद्राक्ष की माला तो नहीं ले गया, कहीं अस्त व्यस्त तो नहीं हो गई। तो ये जो भाव है, समर्पण के भाव है, ये सोच सकते कि किस स्तर का वो गांव है, वो वहां के लोगों का भाव है। कि उन्होंने देखा नहीं कि चोर ने पैसे चोरी किया कि सोना चांदी चोरी किया। उन्होंने देखा कि रुद्राक्ष की माला है, स्वामी जी महाराज ने उनके ससुर जी को गिफ्ट दी थी, वो है कि नहीं। तो सोचिए कि कितने अच्छे निर्मल भाव है। बस इतने से शब्द बोलना था। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। इस विचार और उनका समर्पण, उनका पूरा परिवार और बाबूजी जो उनके ससुर साहब रहे हैं, वो परम पूज्य स्वामी जी के अनन्य सेवक रहे हैं और इस मिशन में लगे हुए थे, और उनके पुण्य प्रताप से यह आगे काम बढ़ रहा है। जी, आदरणीय आदरणीय गणपत लाल जी ने राजस्थान से मैनेज किया है। अनम्यूट कर लें आदरणीय गणपत लाल जी। जी, गजानन बाजड़ जी महाराष्ट्र से, सॉरी, अनम्यूट कर लें भ्राता जी। चलिए सर, तो ये समय लगभग 8:30 हो गए हैं और हम कल चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर, आदर्श ग्राम के लिए प्रस्तावित कार्य योजना, और शेष बात कल करेंगे। और मैं यह मंच रमेश चंद्र मेहरा जी को वापस सौंपता हूँ। प्रणाम। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, म्यूट हैं आप। जी ओम।
बहुत बढ़िया आज की चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा हुई है। और इस चर्चा शायद गजानन बाजड़ जी का हैंड रेज है, यदि वो उपस्थित हो रहे हैं तो अपनी बात करें, फिर हम अपने कक्षा सत्र का समापन करेंगे। आदरणीय गजानन बाजड़ जी, शायद मेरी आवाज वो उनके हो गया होगा गलती से उनका। प्रभारी महोदय और जी जी मेहरा जी हाँ से मेरा जी हाँ। सुझाव निवेदन है कि अपने सदन में कितने लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, उनको ट्रेनर बनने की अपन तैयारी कर ले। सबसे पहले अपना कार्य ट्रेनर बनने का, सरकार की योजना आएगी जब तक चलता रहेगा अपना काम। अपन पहले ट्रेनर तैयार कर ले, ट्रेनर के बाद में, क्योंकि अपने सदन में बहुत सारे बच्चों बच्ची हैं कि ट्रेनर बनने की लगन है, तो उनको सबको हम ट्रेनर बना दें। और छोटे छोटे गांव में, जैसे प्रभारी महोदय अभी जिस गांव की यात्रा करी उस गांव में लोग तैयार हैं, इच्छुक हैं। ऐसे देश भर में बहुत सारे किसान तैयार हैं ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, परंतु उनको ट्रेनर और मार्गदर्शन करने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो हम अधिकतम ट्रेनरों की संख्या बढ़ा लें हमारी, और हमारी कार्य योजना हम शुभारंभ कर दें। बने सिंह जी, आदरणीय बने सिंह जी, ट्रेनर जरूर पहले नहीं है, पहले किसान कितने तैयार हैं। किसान बैठते नहीं है, किसान समय नहीं दे पाते हैं ज्यादा। ट्रेनिंग की स्थिति अभी धरातल पे आप जानकारी करेंगे, हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। किसान को समय नहीं है। किसान अगर इतने इच्छुक होते हैं कि हाँ हम पूरे समय ट्रेनिंग लेंगे, तो फिर हम इस पर चर्चा आगे करेंगे। जी मेहरा जी। जी ओम। जैसे कि बने सिंह जी ने जो हमें एक कहा है कि किसान यदि ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं तो मैं स्वयं भी ट्रेनिंग दे सकता हूं 2 प्रकार की, एक तो जैविक और दूसरी ट्राइकोडर्मा निर्माण की। आप तैयार करें 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को तैयार करिए और मुझे खबर करिए, मैं ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। जी ओम। तो आप जी जी इस बात बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रहें। आप केवल ये है कि वहाँ पर जो आवश्यक सामग्री है वो और मेरे आने जाने का जो है व्यवस्था करें, मैं ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ। जी ओम। तो जी जी आज जो हमारी चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है, और जिससे निश्चित रूप से हम एक और नए पायदान की ओर हमारा योगाहार का कार्यक्रम बढ़ेगा। आज सदन में उपस्थित आदरणीय मुन्नीलाल जी, आदरणीय जो है आदरणीय मुन्नीलाल जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी, आदरणीय बने सिंह जी, भगवान दास कुशवाहा जी, दिनेश सेनेवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशन राउत जी, डॉक्टर कुसुम भरद्वाज जी, गजानन बाजड़ जी, आदरणीय कल्पना कोटले जी, आदरणीय कविता रानी जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय PFSP पोरी के सदस्य प्रेनिता साकरे जी, आदरणीय पुष्पा नोटियाल जी, आदरणीय राकेश गौड़ जी, आदरणीय रूप सिंह जी, आदरणीय सीमा पांडे जी, उमाशंकर प्रसाद जी, वैशाली विनायक जी और वैशाली विनायक। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से हमारे इसी कार्यक्रम में आप देखिए सीमा पांडे जी जो है गाय के गोबर से जो है बहुत सारी चीज़ें बना रही हैं, वो अपना एक चला रही हैं। हमारे रूप सिंह जी जो है वो जैविक खेती वर्षों से कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, इसमें जुड़े हुए लोग हैं। हमारे आदरणीय जो है राकेश गौड़ जी, ये भी एक नई चीज़ें बना रहे हैं, समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आदरणीय हमारे डॉक्टर रोशन राउत जी है, कुसुम भरद्वाज जी का हम बताएं कि जैसे हम सिलवानी गांव पहुंचे और वहां एक बहन जी के स्वास्थ्य गड़बड़ था, मैंने तत्काल फ़ोन लगाया, उन्होंने उसका पूरी हिस्ट्री ली और उन्होंने उसकी दवाई भी बता दी। तो ये जो हमारे पास जो लोग हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, डॉक्टर किशोर दुबे जी से आप सलाह ले सकते हैं, और मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी सी चर्चा बताएं, क्या हाल है। जी ओम। शायद मेरी आवाज, हाँ जी जी तो ज्यादा बोलना ज्यादा मना है जी। सदन को मेरा प्रणाम वंदन। अभी ठीक है जी जी सर बहुत ठीक है। जी जी बहुत बढ़िया। हम बोले नहीं, वो बोले ना, अभी डॉक्टर ने बोला मना किया है, बस सिर्फ हाँ फोटो दिखा सकते हो बस। जी 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 सर बहुत बढ़िया। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे
कि आप जल्दी स्वस्थ हो। जी ओम। तो इस तरह से आज का हमारा योगा सत्र समापन होता है। जी ओम। सदन को नमन। ओम। हम सब प्रार्थना करते हैं आदरणीय हमारे आदरणीय भगवान दास भैया शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सब लोग प्रार्थना करें। आदरणीय स्वास्थ्य जी शीघ्र स्वस्थ हो, ईश्वर से यही प्रार्थना। जी ओम। जी ओम। कल हमारी कुसुम बहन जी ये कह रही थी कि यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र ये निवेदन करते हुए कि हमारे गायत्री मंत्र का जो उच्चारण का जो भी हमें प्रभाव हो रहा है वो हमारे श्री भगवान दास जी कुशवाहा को मिले तो निश्चित रूप से इससे फायदा होता है। ऐसा कल उन्होंने अपने अनुभव से बताया। तो निश्चित रूप से जो भी साथी हमारे साथ दे सकते हैं वो 11, 21, 51, 101 गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और वो सारे के सारे जो है भगवान दास कुशवाहा जी को समर्पित कर दें। जी ओम। जी हम जो है 108 बार जो एक माला का गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हम आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को आज ही हम समर्पित करेंगे कि इनको पूर्ण स्वस्थ हों। ऐसी माँ गायत्री माता से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जी जी बहुत धन्यवाद मैं सर। भी 108 बार गायत्री मंत्र का जप करके भगवान दास जी के स्वास्थ्य की कामना के लिए प्रार्थना करूंगा। जी निश्चित ही गायत्री मंत्र में बड़ी शक्ति है और हम भी शाम के समय गायत्री मंत्र जपते हैं सभी लोग। तो आदरणीय जी का स्वास्थ्य शीघ्र से शीघ्र सही हो यही प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। मैं भी अभी ओम सभी को मैं भी अभी स्टार्ट करूंगी और 25 मिनट का गायत्री मंत्र करूंगी भाई जी के लिए। जी हम भी गायत्री मंत्र का जाप करके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। जी ओम। ये गायत्री मंत्र जब हम ग्रुप के साथ करते हैं तो इसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है और हम सभी अपने अपने तरीके से तो कर ही रहे हैं। यदि ये भी व्यवस्था हो जाए कि जैसे पूरा योगा हाथ परिवार है एक साथ यदि 108 बार हम उसका जाप करेंगे तो उसकी ऊर्जा उसकी शक्ति जरूर हमारे भगवान दास भाई साहब के पास पहुंचेगी और उन्हें अवश्य स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। जी ओम। धन्यवाद। इसमें क्या कर सकते हैं मिथिलेश बहन जी, जैसे हम सब एक साथ कैसे कर सकते हैं, मतलब कितना क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग सब तैयार हैं। जी भाई वैसे जैसे हम सब कपालभाति करते रहते हैं एक बहन या भाई जैसे हनुमान चालीसा पढ़ती है ना तो एक ऐसे उसका उच्चारण करके लिए बाकी सब मानसिक जप करते रहें और वो समूह में हो जाएगा। फिर तो जब समूह में हम करते हैं कोई कार्य तो उसकी ऊर्जा अधिक होती है। तो कल ऐसा करते हैं कि कपालभाति में जैसे हनुमान चालीसा का पाठ हो जाता है, इसके बाद अनुलोम विलोम हम जब करेंगे तो उसमें 108 बार एक कोई भाई बहन गायत्री मंत्र का पाठ करेगा, उनके साथ हम जो है करते रहेंगे, म्यूट रखेंगे, एक अनम्यूट रहेगा और कपालभाति अनुलोम विलोम के समय ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना? जी ये भाई साहब जब अनुलोम विलोम करते हैं अपन, जैसे कपालभाति के समय हनुमान चालीसा करते हैं, उसी के बाद अनुलोम विलोम के समय एक माला पूरी 108 बार गायत्री मंत्र सब सामूहिक करें और माइक अनम्यूट नहीं करें, सॉरी माइक अनम्यूट रखें, मतलब ताकि सबकी आवाज एक साथ वातावरण में जाए। नहीं लेकिन अगर सब अनम्यूट रहेंगे तो वो आवाज संभव नहीं हो पाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा बहुत ज्यादा, गूंज जाएगी आवाज। अच्छा तो फिर ठीक है, वैसे ही कर लीजिए। माइक एक व्यक्ति तो अनम्यूट करके करे। एक दो व्यक्ति का हो सकता है, फिर इसके बाद शायद प्रयास करेंगे। अगर पहले अगर आवाज नहीं गूंजेगी तो सबका खुला रहेगा और फिर आप नहीं, सबका खुलने में वो स्वर भी कोई देर से कहेगा, कोई जल्दी कहेगा, तो वो ठीक है, ठीक है। तो आप एक या दो जो सही तरीके से उच्चारण करते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। जैसे हर एक उस शब्द का, संस्कृत जो शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन सही रूप में होना चाहिए। वो एक व्यक्ति वो करें और बाकी फिर सब म्यूट करके अपना साथ में बोलते जाए।
तो ठीक होगा। इसमें क्या मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा? हाँ बोलिए। जी बोलिए। दीदी मैं ओम सभी को मैं ये बोल रही थी, जैसे अनुलोम विलोम और गायत्री मंत्र दोनों एक साथ चलाने के बजाय गायत्री मंत्र ही करें, ये भी एक बहुत ही अच्छा भाव जाएगा, क्योंकि माइंड हमारा एक समय में एक ही जगह लगता है, मन दोनों जगह नहीं जा सकता, दोनों जगह जाएगा तो वो नहीं पूर्ण नहीं हो पाएगा। वो भी बिल्कुल, वो भी सही विचार है, मेरा भी वो विचार था, पर चूंकि ये कि भाई समय की अगर वो ये होती है तो हालांकि 5 मिनट में हो जाता है 108 बार, तो समय की बाध्यता तो नहीं होगी, उसके लिए अपन कुछ वो कर सकते हैं। ये बात भी सही है कि केवल और केवल एक ध्यान से, उस मानसिक रूप से भाव को हम उनकी तरफ भेजते हुए और फिर एक ध्यान से हम 5 मिनट के लिए वो करेंगे, तभी सही होगा। कोई भी प्राणायाम करते समय करेंगे तो वास्तव में सही रूप में नहीं हो सकेगा। ये आपका विचार बिल्कुल सही है, मैं इसका समर्थन कर रही हूँ। जी, मेरा सुझाव है, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ कि हमारा जो 7 बजे तक योग क्लास चलती है वो चले। 7 के बाद जो हमारा आहार की चर्चा सत्र चलता है उसमें हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और सब लोग उसमें अपना जो भी सब साथ में सभी करेंगे, कोई क्रिया नहीं करेगा, उसमें हम सब लोग एक साथ करते रहेंगे। एक आध माइक खुला रहेगा, बाकी सब लोग उसके साथ में अपना वीडियो खोल करके और करते रहेंगे साथ में, ये ठीक रहेगा। पर फिर नहीं, पर फिर आहार उस समय तो फिर चर्चा होगी, तो कोई भी मुख्य वक्ता जब कुछ बोलेंगे तो फिर कैसे होगा? जी पहले यही रखा जाएगा। यदि हम इस कार्य में लगा देंगे तो ये भी एक महान कार्य होगा। 10 मिनट बाद मुख्य अतिथि बोल लेंगे बस। हाँ पहले वो ठीक, मुख्य अतिथि के बोलने के पहले हम एक माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। 108 बार एक माला होने के बाद फिर हम इस पे अलग चर्चाएं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है। और 7 बजे योग का सत्र वो 7 बजे पूर्ण करें, ताकि समय की अनुशासन रहे, बस ये है। 7 बजे हो जाएगा, 7 के बाद अपन 7:15 तक तो हो ही जाएगा ना, 7:15 तक हो जाएगा सब कुछ। फिर अपना ये अपन आदर्श गांव और इन तमाम चर्चाएं अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है ना? तो ये सब जोड़िएगा, कल सब नहा धो करके बैठिएगा और 7 बजे के बाद हम गायत्री मंत्र का 108 बार जप करेंगे। उसमें हम सब कोई हवन भी कर सकता है, यज्ञ भी करे, 108 आहुति दें, कोई जो जहां संभव हो सके। कल आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे, युगहर परिवार पूरा उन्हीं के लिए समर्पित रहेगा। फिर उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। भैया कल मेरी कक्षा में ना यज्ञ भी होगा, यदि आप मुझे अनुमति दें तो हमारी कक्षा की बहनें यज्ञ के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और जो व्यवस्था आप बनाओगे उसी को हम फॉलो करेंगे। आप बहुत शांत मन से इस व्यवस्था को सेट कर लीजिए कि ऐसे उत्तम रहेगा। जी धन्यवाद। आप ऐसा करिए बहन जी। जी दिनेश जी का कोई सुझाव? जी दिनेश जी। जी आदरणीय, ये बहुत ही सुंदर बात रखी गई है और जो एक समूह के रूप में गायत्री मंत्र हो जाएगा सुबह के समय। इसके साथ ही मेरा एक निवेदन ये है कि वास्तव में जो ये गायत्री विज्ञान है आदरणीय, आप सभी इसका अनुभवी भी हैं। हम योगाहार की क्लास में तो करें ही करें, लेकिन ये इसका प्रभाव और अधिक रूप से लेने के लिए हम एक समय निश्चित कर दें योगाहार क्लास के इतर, कि इस टाइम पे सभी लोग सामूहिक रूप, तब कैमरे की आवश्यकता नहीं है, गूगल मीट की आवश्यकता नहीं है, और इस नियत टाइम पे वो शाम के समय हो सकता है, क्योंकि गायत्री मंत्र असल में बहुत बड़ा विज्ञान है और उसके जो परिणाम हैं बहुत गहरे परिणाम हैं। अगर हम नियत टाइम पर एक ही समय पर बिना चर्चा किए हुए अगर उसका उच्चारण करते हैं और वो भी सस्वर उच्चारण न करके अपने कंठ में ही उच्चारण करें, तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से क्योंकि सभी सदस्य एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो ये शाम के समय अगर हो और इसमें क्योंकि हम अगर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके प्रभाव देखे हैं कि अगर हम यज्ञ कर रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं, तो वो दूसरे तक ही वो शक्ति होगी, क्योंकि इसका जो तरंगित शक्ति है बहुत ही गहन है। इसमें हम करें ही करें, लेकिन अलग टाइम पे करें तो उसका प्रभाव अलग दिखेगा
और मेरा यही निवेदन है जी। जी धन्यवाद। प्रणाम। शरद जी कुछ सुझाव देना चाहते हैं, शरद भैया। जी, मैं सर, अगर आप गायत्री मंत्र के द्वारा अपनी आहुति डलवाना चाहते हैं, तो मैं इसके जो पंडित जी कहते हैं ना अपन, वो उपलब्ध करा सकता हूँ। जिस समय भी आप चाहें तो उनके साथ सब मिलके गायत्री मंत्र करें और जाप भी कर सकते हैं। जैसा सदन चाहेगा वैसा हो सकता है। जी जी, बहुत सुंदर। आप में देख आप गायत्री मंदिर का बहुत भव्य निर्माण कराया आपने, और आदरणीय मिथिलेश बहन जी भी कराती हैं। और मैं चाहूँगा कि कल मिथिलेश बहन जी जैसा कह रही हैं कि हम सभी बहनों के साथ बैठ करके सामूहिक रूप से यज्ञ करेंगे और आहुतियाँ देंगे, तो वो आहुति देती रहेंगी, यज्ञ करती रहेंगी। हम सब अपने गायत्री मंत्र का, जैसा दिनेश जी ने कहा है कि कंठ के अंदर हम उनका जाप करते रहेंगे, तो ऐसा बहुत अच्छा रहेगा। जी, आदरणीय कविता बहन जी और डॉक्टर रोशन लाल जी का सुझाव है। जी, स्वागत है। जी भाई साहब, ये सुझाव था कि जैसे शरद भाई हम यज्ञ का क्या सब लोग मिलकर यज्ञ करेंगे? अपने अपने घर पे 108 आहुति, सुंदर हो जाएगा। काम थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन बड़ा एक अलग प्रभाव होगा। जी ओम। जी जी, बहुत सुंदर सुझाव। जी, बहुत। जी, कविता बहन जी कुछ कहना चाहती थी? भाई जी ओम, मैं सभी के साथ साथ हूँ। जैसे शाम की टाइम दिनेश जी ने बोला कि शाम की टाइम एक निश्चित समय कर दें, वो अलग से कर ले, और सुबह भी कुछ देर लगाएं। जैसे समय की महिमा को देखते हुए, ज्यादा न करते हुए, तो जरूर करने का प्रयास करें। सामूहिक भी हो जाएगा और अलग भी, जिसकी जितनी श्रद्धा है वो दे पाएगा। अगर समय है तो शाम को भी जरूर समय रखें। जैसे जोत बत्ती लगाते हैं तो उसी समय अपना कर सकते हैं हम। जी जी, परिवार के सदस्य हम सभी एक संकल्प लेके हम 11,000 या 21,000 गायत्री मंत्र का जाप भगवान दास कुशवाहा जी के नाम करेंगे। ऐसा वो सुबह कर सकते हैं या दिन में कर सकते हैं, किसी समय कर सकते हैं, सुबह शाम। कम से कम 21,000 तो हम प्रत्येक व्यक्ति कर ही सकते हैं। ऐसा एक छोटा सा निवेदन है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम सब लोग अपने अपने मन से संकल्पित करके, और जैसा बने सिंह जी कह रहे हैं वैसा तो करते ही रहें, लेकिन कल शुरुआत करना है हमें 7 बजे से 108 बार गायत्री मंत्र की आहुति बहन कुसुम मिथिलेश बहन जी अपनी सब टीम के साथ करेंगी, यज्ञ करेंगी। उनका सिर्फ वीडियो चालू रहेगा, बाकी वीडियो चालू कर सकते या नहीं कर सकते, लेकिन हम सब उनके साथ में 108 बार अपने, अगर आपकी सामर्थ्य है, अगर आपका संभव हो सके तो आप लोग सब लोग अपने अपने स्तर से अपने घर पे आहुति दें और 108 बार। नहीं है तो आप मंत्र जाप जरूर करें। कल ये करेंगे, आगे फिर जो प्रस्ताव होगा, और जैसा अपने अपने स्तर से, कोई शाम को भी कर सकता है, कोई सुबह कर सकता है, कोई 21,000, कोई भी जितना भी जो कर सके। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी के लिए संकल्पित होकर के कि मैं यह गायत्री मंत्र के 108 बार जो पाठ कर रहा हूँ, वो हम आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को स्वस्थ रखने के लिए प्रार्थना करता हूँ, और ये जो है इनका लाभ उनको प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना और संकल्प लेकर के हमें यह कार्य करना है। जी जी ओम भाई साहब, मिथिलेश बहन जी यज्ञ करेंगी और बाकी हम सब लोग एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखेंगे और भाव करेंगे कि हम उस दीपक के साथ में आहुति दे रहे हैं। ये वो तो हम कर ही सकते हैं। एक दीपक सभी भाई लोग जलाकर अपना प्रज्वलित करके रखें, और उसके साथ में जब मिथिलेश बहन जी उधर आहुति देंगी, आप लोग मंत्र के साथ में इधर इस भाव के साथ में आहुति देते रहेंगे। ऐसा मेरा सुझाव है। नहीं जी बहन जी, ऐसा कर सकते, जो बहन जी ने कहा है, डॉक्टर कुसुम जी ने, कि आप जिनको यज्ञ करने का वो व्यवस्था नहीं है या असंभव, तो वो दीपक जरूर जला लें। लेकिन हम तो आदरणीय मिथिलेश जी बहन जी के साथ अपने घर में आहुति देंगे 108। ऐसे कई हमारे भाई बहन आहुति देंगे तो अच्छा रहेगा। जिनको संभव है आहुति दें, जिनको जो दीपक जला करके कर सकते हैं, कोई अपना इस विभिन्न प्रकार से। लेकिन कल जो है हम सबको एक साथ 108 बार तो करना ही करना है। जी ओम। अब ये निर्णय पारित हो चुका है संचालक महोदय की ओर से, और कल इसी के अनुसार सब कार्य किया जाएगा। जी धन्यवाद।
जी जी जी, जिसको महामृत्युंजय के साथ दिनेश जी जी दिनेश आदरणीय, जी जी बोलो। आदरणीय। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रायोगिक सत्य है और गायत्री महामंत्र जो है वो अचूक औषधि है और जो महामृत्युंजय का अगर संपुट इसके साथ हो सके तो ये बहुत ही ऊर्जावान है। जी, जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, मेरी मेरी यही इच्छा थी जो आपने अंतिम उसमें कहा है कि इसको कैसे किया जा सकता है। जी, हाँ, जैसे आदरणीय कुसुम दीदी जी बोल रही हैं। जी, जी दीदी बोलिएगा। नहीं, संपुट कैसे जी मिथिलेश जी, जी नहीं कुसुम जी। जी, संपुट लगाएं या 108 बार गायत्री मंत्र की आहुति देने के बाद में 5 बार महामृत्युंजय मंत्र के साथ में आहुति दी जाए। जी, जी, अच्छा रहेगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले 5 बार शुरू में और 5 बार अंत में कैसे किया जाता है? नहीं, लास्ट में ही दिया जाता है। लास्ट में ही दी जाती है भैया। लास्ट में ही अच्छा रहेगा। पहले, हाँ पहले अच्छा पहले गुरु गायत्री सब मंत्र होंगे, फिर उसके बाद ही महामृत्युंजय मंत्र होगा और उसके बाद में फिर 3 या 5 मंत्र उनको शुभकामना और सबकी स्वास्थ्य वृद्धि के भाव से पुनः 3 आहुति या 5 आहुति दी जाती है। उनके ऐसा नाम से डलेगी। उनके नाम से डलेगी। जी, चलिए बहुत सुंदर। तो कल जो है 108 गायत्री मंत्र के नाम से, फिर महामृत्युंजय मंत्र से और फिर उनके नाम से, भगवान दास जी के नाम से, ये सब कल जो है अपन सब करेंगे। कल सब तैयारी में रहें। कल 7 बजे के बाद यही कार्यक्रम होगा, फिर जो समय बचेगा फिर आगे अपना कार्यक्रम चलेगा, लेकिन ये कल महत्वपूर्ण और देखिए अन्य ये जी, गुरुदेव का भैया, ये ईश्वर संकल्प का जी बोलिए आप। संकल्प हम गायत्री मंत्र से पहले ही कराएंगे, क्योंकि संकल्प पहले किया जाता है। वो जो हम गायत्री मंत्र की आहुतियां देंगे संकल्प करा के, वो भगवान दास भाई जी के लिए। जी, बस मेरा ये कहना था कि संकल्प हम शुरुआत में ही कर देंगे। जी, संकल्प तो आरंभ में से ही तभी तो शुरू होगा। विधान है, जी विधान। जी, वैसे ही होगा। चलिए बहुत सुंदर। और मिथिलेश बहन जी तो आचार्य हैं, हमने देखा वहाँ हरिद्वार में ये जो बहन जी करा रही थी यज्ञ, तो उस समय पूरा साथ दे रही थी। तो आप जो है स्वयं आचार्य हैं, आप यज्ञ कराती हैं, तो आप विधि विधान से कराइएगा। हमारी सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आपके पुरुषार्थ को नमन, आपकी भावनाओं को, पूरे युगहर परिवार की भावनाओं को नमन कर। यही परिवार होता है। कई दिनों से मुझे बहुत पीड़ा थी। शरद भैया बार बार कह रहे थे चलो भैया अब जबलपुर चलना है। हमने कहा हाँ बिल्कुल चलना है। विपिन से बात हुई मेरी, मैंने इनसे फोन नहीं लगाता हूँ कुशवाहा जी को, लेकिन पीड़ा तो बहुत है। मेरे भाई बहुत दयालु हैं और उनके चेहरे पे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि क्या पीड़ा चल रही है। लेकिन जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो बाधाएं बहुत होती हैं, पग पग पर हमारी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन धैर्य और शौर्य बनाए रखें तो सारे काम सुगमता के साथ होंगे। आपकी जो संकल्प हैं, जो आपकी प्रतिज्ञाएं हैं और जो आप परिवार के लिए समर्पित होकर के, योगहार परिवार समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित आपकी वो सारी भावनाएं कंप्लीट होंगी। कोई शक्ति नहीं है कि आपको कोई रोक सके। हाँ, हमारी परीक्षाएं होती हैं, ये मैं भी समझती हूँ कि जब हम संकल्पित होकर के ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो परीक्षाएं आपकी पग पग पर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि वो आपके धैर्य का परीक्षण हो रहा है, ये समझ लीजिए बस। फिर बहुत ही आसानी से सारे कार्य होते हुए चलते हैं। जी ओम, धन्यवाद। बस स्वस्थ हो वो। जी ओम।